सबसे पहले मैं प्रोफेसर अनुपमा, प्रोफेसर हरप्रीत, मकाम और ये सबसे बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पे बातचीत करने का एक हमें प्लेटफॉर्म दिया। पिछले 1.5 दिन में जो बात हुई है उसमें मेरी बातचीत की स्पेस इतनी ही बची है जितनी औरत की हमारे समाज में बची है, इतनी बात हो चुकी है। जब हम स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक विलेज जहाँ खेती होती है उसके बारे में एक चर्चा का केंद्र एक गांव होता है। तो बहुत सारे लोग इसको एक होमोजीनियस कैटेगरी मानते हैं और पिछले दिनों में जब तक ये किसान आंदोलन नहीं चला था तो ये भी लोगों ने कहना शुरू किया था कि अब वो गांव नहीं रहे हैं और ये भी बातचीत हुई थी कि अब तो गांव सिर्फ अर्बन स्लम्स जैसी ही कोई चीज़ है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई होमोजीनियस कैटेगरी तो नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंडलेस, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, बड़े किसान। तो ये तो बहुत सही बात है कि जब हम गांव में घुसते हैं तो हमें ये लगता है कि अब गांव में कुछ बचा नहीं है और गांव में क्योंकि आर्थिक संकट और बाकी सब संकटों की निशानदेही हम पिछले 1.5 दिन से कर रहे हैं, तो ये तो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कब से हमने ये देखना शुरू किया दोबारा, एक बार हुआ था कि सब लोग फील्ड वर्क में जाते थे, गांव में जाते थे फील्ड वर्क करने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इस बात के लिए मशहूर था कि वहाँ एमए के डाइजेटेशन और एमफिल के डाइजेटेशन आम तौर पे फील्ड वर्क पे बेसिस पे होते थे। और फिर बात ऐसी चली कि अब हम छोड़ो विलेज बहुत हो गया तो बियॉन्ड द विलेज कुछ देखने की कोशिश करो। फिर शिमला का जो इंडिया एडवांस स्टडी सेंटर है वहाँ उन्होंने एक किताब भी निकाली जिसका टाइटल ही ये था बियॉन्ड द विलेज, और विलेज के बिना भी कुछ होता है इस समाज में। तो मेरे को ये लग रहा है कि जब से ये किसान आंदोलन चला तो ये कुछ लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, तो गांव को इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि शहरों में किस तरह की रेजिस्टेंस है वो तो सिर्फ कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही बची हैं जहाँ कोई रेजिस्टेंस की आवाज़ें हमें दिखती हैं और सुनाई देती हैं। जैसे प्रोफेसर चरणजीत ने बोला कि हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में हैं तो हमारी एक आवाज़ है कि भाई एक नारीवादी आंदोलन और नारीवादी नज़रिया एक लोगों के सामने रखा जाए। एक तो ये है कि इसको देखा कैसे जाए। दूसरा ये था कि कल प्रोफेसर गुम्मन ने ये बोला था कि पंजाब को पॉलिटिक्स ने भी छोड़ दिया है और लोगों ने भी छोड़ दिया है। तो मेरा सिर्फ इसमें एक कहने का ये मतलब है कि हमें ये फ़र्क रखना होगा कि किन लोगों ने छोड़ा है पंजाब को, और क्योंकि ये गांव और पंजाब कोई एक होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल वायलेंस की तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत गंभीर रूप से मेरे को लग रहा था कि देखनी चाहिए। एक तो है एंटाइटलमेंट का मसला। एंटाइटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम वुमेन फार्मर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस अलग अलग अपनी बातचीत में इसको बहुत आभारा है, तो मेरे को लग रहा था कि इसको फोकस में किया जाए कि एंटाइटलमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट मसला होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर अनुपमा की भी उस प्रेजेंटेशन में ये आया था कि ऑनरशिप में कितना हिस्सा है औरतों का। तो हमने 2 गांवों का सेंसस किया तो हमें पता चला कि औरतों की मलकियत पूरे गांव की मलकियत का सिर्फ 1% हिस्सा भी नहीं है। तो वो इतना ही क्लेम करती हैं कि ये दहेज की कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हैं, तो दहेज की चीज़ें भी बहुत धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो जाती हैं वो हमें पता है। तो एक तो ये मेरे लग रहा था कि ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का एक मेन एक इंडिकेटर है, एंटाइटलमेंट के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। दूसरा, एक्सेस टू रिसोर्सेस की कितनी एक्सेस होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जब हम स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात करते हैं। तो इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइवेट रिसोर्सेस होते हैं, एक पब्लिक रिसोर्सेस होते हैं। प्राइवेट रिसोर्सेस में तो कितना किसकी हिस्सेदारी क्या होता है उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं।
पर लेकिन जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं वो आजकल हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज ही बचे हैं, जैसे कॉमन लैंड की बात हुई है। और उसके बाद जैसे पहले सेशन में बात हुई थी, वो जो सोशोलॉजिस्ट थे वो बता रहे थे कि घर से बाहर पैर रखने के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई औरत या कोई लैंडलेस कोई ऐसे कोई पैर भी टिका सके। तो इस हिसाब से हमारे गांव कैसे हो सकते हैं उसकी एक इमेजिनेशन तो हमें करनी होगी। और इसके साथ लैंड के साथ एक वाटर है जो बहुत ही ऐसा हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के तौर पे होता है। तो ये भी बहुत चर्चा होती है कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 1000 लीटर पानी को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं होती है कि एक शर्ट को पैदा करने के लिए भी कोई लगभग 1000 लीटर ही पानी लगता है। इससे कम, इससे ज़्यादा लगता होगा, लेकिन ये भी एक फिगर है। तो मेरे को लग रहा था कि जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ भी हमें थोड़ा सा हमारे फोकस में होनी चाहिए, ताकि हम कुछ कंपैरेटिव चीज़ कुछ निकाल सकें कि इसको कैसे देखा जा सकता है। तीसरा इसमें इशू है मार्केट का। वो भी प्रोफेसर अनुपमा ने बताया था कि कैसे मार्केट बहुत ही एक जेंडर्ड स्पेस है, उसमें कोई औरतों की भागीदारी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। जैसे हम कई बार होलसेल मार्केट में जाते हैं, वहाँ औरत सिर्फ सफाई करने के लिए होती है और उसमें कहीं कोई फार्मर के तौर पे कहीं कुछ और नहीं होता है। और दूसरा, ग्रेन मार्केट्स में जितनी जैसी वो जेंडर्ड है उस हिसाब से जहाँ कुछ औरतें वहाँ काम करती हैं, वहाँ उनके लिए क्या बोला सुना जाता है, वो तो मतलब अजीब किस्म की बात है। इस हिसाब से हम इसको स्ट्रक्चरल वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को देख सकते हैं। जब हम इसको ये देखते हैं कि लैंड ही एक ऐसी चीज़ बची है, तो इसको कैसे समझा जाए, तो एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत ही एग्रेरियन क्राइसिस है, उसमें लगातार छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर्स खेती से निकल रहे हैं। डिस्पोजेशन एक पूरा मसला है कि कैसे किसान खेती छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे क्राइसिस में ही लैंडलेस फार्मर्स विलेज कॉमन्स को लेके अपनी डिमांड खड़ी कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में विलेज कॉमन लैंड 1964 का एक एक्ट है, जिसमें ये किया गया था कि 33% लैंड विल बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो इसमें जो लैंड फार्म मूवमेंट पिछले इस कॉन्टेक्स्ट में जो चली, उसमें कोई लगभग बहुत सारी जथेबंदियां काम करती हैं, इतनी नहीं जितनी किसानों में काम करती हैं। किसानों में कल एक कहा जा रहा था कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय 32 ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो प्रोफेसर घुमन बोल रहे थे कि 52 हो गई, लेकिन प्रोफेसर बराड़ बोल रहे थे नहीं कोई 72 भी हो गई। चलो जो भी फिगर हो, तो लेकिन जब हम लैंडलेस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चुनिंदा, कुछ ऐसी मतलब एक तो ZPSC, एक क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन, एक खेत मजदूर यूनियन, एक देहाती मजदूर सभा, एक मजदूर मुक्ति मोर्चा, यही कुछ गिनती की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लैंडलेस लेबरर्स में कोई थोड़ा बहुत काम करती हैं। जब हम इसको ये देखते हैं ये कब से शुरू हुआ, ये कोई लगभग 2008 से ये बेनड़ा गांव से शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने ये देखने की कोशिश, अब तो 16 साल हो गए हैं, तो पहली बार ये लैंडलेस वाली मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई। अब तो ये माना जाता है कि कोई लगभग 100 गांव में इन्होंने पिछले 2 महीने पहले ही एक बड़ा मार्च निकाला है, 2 महीने लगातार, यही अवेयर करने के लिए कि 33% जो लैंड है वो हमारी लैंड है, इस पर खेती कैसे की जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस फोकस ही रखूंगा। जब हम बात करते हैं रूरल इकॉनमी के क्राइसिस की, तो कल देवेंद्र शर्मा ने ये बोला था कि ये कोई पॉलिसी डिज़ाइन तो नहीं है जिस हिसाब से हम इस संकट को थोड़ा देख पाएँ कि कैसे ये संकट इतना गंभीर हो रहा है। तो मैंने इसको देखने की कोशिश की। जब हम देखते हैं कि रूरल इकॉनमी में बजटरी एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो रूरल इकॉनमी का एक्सपेंडिचर है 5 ईयर प्लान से 1969-74 प्लानिंग में
तो ये था 11.76%। तो 2020-21 में ये था 12.42%। इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, बीच में कहीं 20% हुआ था लेकिन फिर कम होके इतना रह गया। तो ये तो रूरल इकॉनमी का एक्सपेंडिचर है, बजटरी एक्सपेंडिचर, तो जिससे हम कुछ थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो रूरल इकॉनमी में ऐसे ही संकट की हम निशानदेही कर सकते हैं। तो इसमें साफ हमें पता चलता है कि ये तो रूरल बायस तो है ही। तो जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव में ये हम देखने की कोशिश की कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। हम आमतौर पे 3 कैटेगरीज बांटते हैं, फॉरवर्ड कैटेगरी, बैकवर्ड कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें ही होती हैं, इनकम होती है, एजुकेशन अटेनमेंट होती है, और तीसरा हमारे पास हेल्थ का इंडिकेटर होता है, लॉन्गटिविटी। जब हमने 2 गाँव का सेंसस किया तो हमारे पास ये फिगर आई कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉरवर्ड कास्ट का 0.37 है, बैकवर्ड कास्ट का 0.28 है, शेड्यूल कास्ट का 0.23 है। तो जब हमने ये देखने की कोशिश की कि इसको कैसे कंपैरिजन किया जाए वर्ल्ड लेवल पे, जिन मुल्कों को हम बहुत गरीब मुल्क मानते हैं जैसे साउथ सूडान, सोमालिया, माली, येमन, अफ़गानिस्तान, मोज़म्बिक, और आपको हैरानी होगी कि इन सब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन गाँव से ऊपर है। साउथ सूडान का 0.38 है, सोमालिया का 0.38 है, माली का 0.41 है, अफ़गानिस्तान का 0.46 है, मोज़म्बिक का 0.46 है। तो हमें अंदाज होगा कि हमारी रूरल इकॉनमी में पर्टिकुलरली गाँव का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो इससे हमें रूरल क्राइसिस की जो रूट्स हैं उसका थोड़ा पता चलता है। एक और नुक्ता मैं आपके सामने ये रखना चाहता था कि जब हम सुसाइड्स की बात करते हैं, मैंने पहले भी कुछ जगह पे ये बात रखने की कोशिश की कि हम इसको समझें कैसे। कुछ जब हम किसी ऐसे गांव में जाते हैं, वहाँ कोई फार्मर की मौत होती है तो उनकी वोकैबुलरी में सुसाइड नहीं है, खुदकशी वो नहीं बोलते। तो वो ये बोलते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, इसने ऐसे हो गया था, पता ही नहीं था। जितने लोगों से बात की तो कोई ऐसी खुदकशी मतलब ऐसी टर्म नहीं वो यूज़ करते हैं। तो मेरे को लगा ये टर्म जा तो एकेडमिक से आती हैं, जा तो स्टेट ड्राइव्ड कुछ टर्म्स होती हैं कि क्योंकि खुदकशी बहुत ही बार ऐसा होता है कि इसकी कोई पॉलिटिकल इकॉनमी नहीं होती है। जब हम बोलते हैं कि इसने खुदकशी कर ली तो ठीक है, अपने आप को मार लिया उसने, तो इसमें इतना ही होता है। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता था एक एंगल्स ने एक छोटा सा बुकलेट लिखा 1845 में। उसका टाइटल था दी कंडीशंस ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। तो उसने ये लिखा कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स लीड करते हैं प्री मैच्योर और अननेचुरल डेथ्स को अमंग द वर्किंग क्लास। तो उसका एक कोट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आप हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट, मेरे को लग रहा है कि हम कर पाएंगे कि सुसाइड और मर्डर में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने इस टर्म को नाम दिया है सोशल मर्डर्स। तो उन्होंने कहा है रूलिंग क्लास प्लेसेस हंड्रेड्स ऑफ प्रोलेटेरियंस इन सच अ पोजीशन दैट दे इनएविटेबली मीट टू अर्ली एंड अननेचुरल डेथ। मेरे को लग रहा है कि ये 1845 में ये डॉक्यूमेंट लिखा गया, ये भी वर्किंग क्लास के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, लेकिन हम कभी भी सोशल मर्डर नहीं यूज़ करते हैं, हम सुसाइड्स यूज़ करते हैं। ये सुसाइड्स आता कहाँ से है? मेरे को लगता है कि 1897 में माइल दरखीम का जो एक प्रोजेक्ट था उसका टाइटल ही सुसाइड है, वो 1950 में ट्रांसलेट हुआ। तो उस वहाँ से ये टर्म आती है, तो हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। तो मेरे को लग रहा था कि हम कुछ जब ऐसी टर्म्स को यूज़ करते हैं और इस फिनोमेनन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा
ख्याल और इसमें डिस्कशन और डिबेट और बातचीत करनी चाहिए कि सचमुच ये है क्या, ये सोशल मर्डर तो नहीं है और इसके या सचमुच ये सुसाइड है और ये पॉलिसी का कोई इशू है, क्या है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। लास्ट नुक्ता मैं रखना चाहता था, आज के सेशन में पैट्रियार्की की बात हुई, इससे पहले कल पैट्रियार्की की बात नहीं हुई, मैंने नहीं सुना कि कोई पैट्रियार्की कोई चीज़ होती है। लेकिन कुछ आवाज़ें ये सुनी कि एक वॉइसेस हैं लोगों की, औरतों की वॉइसेस हैं। जैसे पहले सेशन में हमने सुना कि बहुत सारी औरतों ने ये बताया कि हमारी एक आवाज़ है, लेकिन वॉइसेस कभी भी एजेंसी में कन्वर्ट नहीं होती हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है वॉइसेस को एजेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा तो ये हमेशा रहता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्रेशन वर्सेस एम्पावरमेंट, देन वी नीड टू फोकस ऑन द एम्पावरमेंट, ना कि मतलब वॉइसेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। जैसे हमारे पंजाबी फोक में भी और बहुत सारी जगह पे भी ये हमेशा कहा जाता है कि औरत की आवाज़ है, औरत हमारी आवाज़ रखती है, बहुत शुरू से ही ये बोला जाता है। जैसे पंजाब में बहुत सारी बोलियाँ, गीत और ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, वो शादियों में और सब जगह पे उनकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है और इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि औरतों की आवाज़ तो है ही, लेकिन औरतों की आवाज़ एजेंसी में कैसे ट्रांसलेट होती है, उसमें वो सारी जो स्ट्रक्चरल वायलेंस के जो चीज़ें हैं, एंटाइटलमेंट, एक्सेस टू रिसोर्सेज, और वहाँ से आती हैं और वहाँ से ही औरतों की चॉइसेस और ये सब चीज़ें बनती हैं। ये सब सिस्टमिक बैरियर्स हैं। ये जब हम इनको देखते हैं कि कैसे एम्पावरमेंट को लाया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारे लीगल राइट्स भी हैं, प्रैक्टिसेस भी हैं, ये सब चीज़ें समझने की हमें ज़रूरत है। इसलिए आज का ये सेशन उन लीगल राइट्स, प्रैक्टिसेस, हमें ये देखना होगा कि कैसे हम वुमेन की एजेंसी के तौर पे बिल्डअप कैसे कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये पैनल बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं पैनल की शुरुआत करता हूँ प्रीति चावला से। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ये हिंदी में करेंगे। तो हाँ हाँ, Thank you. I will. Dealing with the Anganwadis, I am dealing with all the schemes laid by the government to improve the nutritional status of the people and the children and the women, especially the pregnant and the lactating women. तो मैं तो सिर्फ इतना बात सबकी सुनने के बाद ये जो सशक्तिकरण है, I have seen the change in these 24 years. मैंने जब काम शुरू किया था तो ये वर्ड बहुत नया था। तो उस समय से हरियाणा के गांव से शुरू होके आई हैव कम टू पंजाब। दो वी आर नेबरिंग स्टेट्स, यू नो, वी आर पार्ट ऑफ ईच अदर, बट कल्चरली वी आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन सो मैनी वेज, इन आर थिंकिंग, हमारी सोचने की शक्ति या हमारा वो सब थोड़ा फ़र्क है। और मैं ये कहूँगी कि ये वही स्टेट है जहाँ से मैंने काम शुरू किया था। हमें लगता था कि बहुत काम चाहिए, औरत जो है बहुत सप्रेस्ड है, हमने बहुत देखा जाके, बिकॉज आई एम ऑल्सो कन्वीनर ऑफ दैट 10th perspective plan for the women of Haryana also. So I was working on that also. तो आज वही हरियाणा भी है जहाँ से मैक्सिमम मेडल्स ला रही हैं फीमेल्स। That सशक्तिकरण is where we work and that is needed here today. But उसके मायने भी बदल चुके हैं, उसके जो हमारी नीड भी बदल चुकी है, उसका जो हमारा वैल्यूज़ हैं वो भी हमारी अब चेंज हो चुकी हैं। I won't say कि things are not happening, things are happening at every level. अभी जैसे सर ने बोला, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, कि ऑर्गेनाइजेशनल हमारी वो नहीं है, जो हमारी जो भी एक लहर जैसे आपने बात की कि वी नीड टू मेक इट लाइक अ लहर, जैसे डॉरी की थी, जो डॉरी का उस समय सबसे नया वो कानून आया था। तो मुझे पता है चेंज आई है जो उस समय डॉरी का, तो आज का ये जो सिस्टम चेंज क्यों आया, क्योंकि ये एक लहर की तरह आया। सब ने काम किया, सरकार ने भी किया और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया, कमीशंस ने भी किया। सो दैट चेंज हैज़ कम एंड इट इज़ कमिंग वेरी ग्रेजुअली। आप उसकी बात कर रहे हो, मैं वैसे आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। आई एम नॉट एज लिटरेट एज यू ऑल पीपल आर। आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट, यू नो, मेरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट है और मैं काम भी डिफरेंट कर रही हूँ।
अभी सर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो हमारा जो अभी जो अगर हमारा वो छूट गया हमसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आ रही है उसके साथ हमारे पास नॉलेज भी आ रही है. We are acquiring knowledge also. Our children are acquiring knowledge much faster than us. And even this phones, these social media, that is imparting good and bad, both knowledge is coming. I know it is coming from everywhere. I've been going through all the Punjab, at different places. And Talwada में latest जाके आई हूँ. Talwada is actually economically बहुत पीछे है हमसे. सर को पता होगा, he must have been going that side also. तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे आमला की जो है ना वो, that is a place where the most amla is grown. And I just happened to visit उधर काम करते हुए कि आप हमारी एक एनजीओ को विजिट करके आए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आमला का ही कितना काम शुरू कर दिया. उधर अचार बन रहा है, जूस बन रहा है, और सब लेडीज़ को उन्होंने इन्वॉल्व किया है. 500 लेडीज़ फ्रॉम दैट एरिया आर वर्किंग इन दैट एनजीओ पर्टिकुलरली. सो एक्चुअली वी नीड ऑल दिस. जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे जो हमें एनवायरनमेंट इज़ गिविंग अस सो मच अराउंड अस. I know there is a change, but we all have to work for it also. And I call that an empowerment. Empowerment is there to feel that yes, I am empowered to do something. वो feeling लाने के लिए family structure is most important. The parents need this education. The teachers need this education. Teachers need to guide the girl student especially that you can achieve everything. When we have these lot of schemes coming for the government, I know what are we for. We are there to देखने के लिए कि हाँ, अगर 35 किलो अनाज मिल रहा है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसका कहीं पे गलत यूज़ तो नहीं हो रहा. हमारा तो ये काम है ना. पर यस, जो सरकार हमें दे रही है, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग अस विद सो मैनी थिंग्स, सो मैनी न्यू स्कीम्स. दुख की बात यह है कि वो भी हमारी नहीं पहुँच रही कहीं तक. If आंगनवाड़ीज आर गिवन बाय सम, इट इज़ अ वेरी गुड. बहुत अच्छा प्रयास है ये सरकार का कि लैक्टेटिंग मदर्स को उनको, पर क्या वो वाकई जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये सब देखना भी तो ज़रूरी है. ये कैसे देखेंगे कि हमें पता होगा कि हाँ, हमें ये मिलना है, ये हमारा हक है. आई हैव टू टेक दिस फ्रॉम द, इसको जाके राशन कार्ड पे अपना नाम लिखाना ज़रूरी है, मेरा ये कार्ड बनवाना ज़रूरी है. पर दुख की बात यह है कि ये भी नहीं हो पा रहा. कितनी एजेंसीज काम कर रही हैं इस पर, क्या नहीं हो रहा. पर ये जो एम्पावरमेंट है कि व्हाट इज़ बीन गिवन टू मी, हाउ आई शैल यूटिलाइज इट. आई नो द स्कूल्स की बात अभी किसी ने की थी कि बंद हो रहे हैं. सर एक्चुअली ये सीन है गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग. एनरोलमेंट हो जाती है, नहीं भी जा रहे. क्यों? जिसके पास थोड़े भी पैसे आ गए, बेशक जितनी मर्जी गरीबी होगी घर में भी, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेगा. टू इम्प्रूव दिस एनरोलमेंट, दिस मिड डे meal is being given by the government and by the state. It is a joint venture. So much is worked on it. हम सारे मेन काम उसी पे कर रहे हैं. कल ही अभी खबर आई कि उसके पैसे भी बढ़ा दिए हैं पर डे. किसी तरह से ये बच्चे जो हैं स्कूल में आना शुरू करें, पढ़ाई करें, उनको एक वक्त का खाना पूरन उसको पौष्टिक मिले, उनको जो खाना है. तो उसके लिए भी अभी बहुत प्रयास किया जा रहा है. मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं जो स्कूल्स में टीचर्स को भी बताया जा रहा है. बट येस, आई स्टिल से कि that word empowerment, that has to be built up among the females by the teachers, by the society, by the whosoever can guide them. That guidance has to come. That guidance can be from the panchayats. They can have that, हमने बहुत suggest किया है कि आंगनवाड़ी में ही कोई ना कोई ऐसे functions हों जिनमें उनको बताया जाए कि yes, आपका ये rights हैं, आप इसे कर सकते हो. उसको आप ड्रामा के तौर पे बताएं, उसे आप कैसे भी बताएं. In the panchayat elections, that proxy that's still going on in the villages, कि जहाँ पे किया गया है कि ये सीट लेडी की है, वहाँ पे भी जो सारे डिसीजन है आर टेकन बाय द मैन. सो उसे ख़त्म करने के लिए भी बहुत कमीशन ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया. जा जाके बोला गया कि आप आइए हरियाणा में स्पेशली, अपना घूंघट उतार के आइए, आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा. पर वो अपने में शक्ति लाने में, वो अपने में इतना कॉन्फिडेंस लाने में, सोसाइटी हैज़ टू कम अप. The agencies has to come up, and actually we are doing our best. अपनी तरफ से हम कर रहे हैं. But yes, we need the cooperation from the grassroots level, from the panchayats, from the elected members of that particular society also. So my only this thing is कि मेरे को तो actually it is eye opener for me to come here to listen to everything. हम आजकल गांव में जा रहे हैं, जाके देख रहे हैं पंजाब के गांव में घर आपको खाली नजर आएंगे. कोई जितना भी है, सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं.
10वीं पास करवाई जी, 12वीं करके जी, व्हाट इज आवर एम क्या है? एम इज के बच्चा जी बाहर भेज देना है खेती करने के लिए। वी आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द माइग्रेंट लेबर। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ये बता रहे, लड़कियों को बता रहे भी यस खेती आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए है, ये हमारी है, ये ज़मीन भी हमारी है। जो दैट एजुकेशन हैज़ टू कम। नए तरीके चाहिए उसके लिए, नए तरीके की खेती चाहिए। आप पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे कि यस स्टॉप दिस। इफ़ वी स्टॉप दिस पेस्टिसाइड, हाउ आर वी गोइंग टू सेव आवर क्रॉप्स? दीज क्वेश्चंस आर देयर दैट वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है या कमिंग जनरेशन ही ढूंढ के लाएगी। पर अगर हमने उन्हीं को ही बाहर भेज दिया, हमारे जो अगर जा रहे हैं बच्चे बाहर तो उनके लिए नहीं है कुछ यहाँ करने के लिए, इसीलिए जा रहे हैं। तो ये खेती एग्रीकल्चर हमारा एक हमारी पहचान है, हमारी कंट्री की, हमारी स्टेट की। तो इसमें इक्वल इसमें हिस्सेदारी चाहिए, लेडीज़ की भी, जेंट्स की भी। आई रियली फॉर दिस के जो आपकी अपनी हो जाएगी, दैट मलकियत हो जाएगी, तो मलकियत के बिना भी एज ए फैमिली भी काम करके तो इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। अभी तो इसे बचाना है हमने, जो हमारी पीछे तक जा रहे हैं, एंड वी आर अपनी जो हमारी प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें कैसे बचाना है। सो आई वोंट टेक मच टाइम, आई विल जस्ट से कि आई हैव सीन पॉजिटिव चेंजेस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये चेंजेस और भी आएंगे आगे, आवाज़ और जाती जाएगी। एंड मैंने एक्चुअली इन 24 years आई हैव सीन द एम्पावरमेंट इन द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। एंड जो भी गांव में मेरे को लड़कियां मिलती हैं या लेडीज से हमारी बातचीत होती है, दे हैव नॉलेज नाउ, नॉलेज इज कमिंग। सो आई वोंट टेक मच टाइम एंड आई एम हेयर टू लिसन मोर फ्रॉम यू पीपल। मैं आगे आपको सर वापस कर कौर को इनवाइट करता हूँ कि अपनी बात कहें। रुपदेश कौर, प्रोफेसर कम्युनिटी साइंस फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बात करते हुए सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपने बारे में बात ज़रूर करूँगी कि व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ फ्रॉम PAU विद फेलोशिप फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो सब मुझे ना NGO बोलते थे कि बिकॉज आई यूज़ टू से कि मैंने तो चलो ठीक है आई विल डू द टीचिंग, मैं MSc PhD को करूँगी, बट मैं आई विल वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो मैं आई विल ओपन अ NGO। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये हो गया कि फर्स्टली यू डोंट कम इनटू टीचिंग और रिसर्च, और थर्ड पार्ट होता है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन जॉब है कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है, विलेजेस में काम करना है और उनके साथ ही काम करना है। तो आई गॉट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी साइंस इन पटियाला। तो उसके बाद जब मैंने 2-3 साल काम किया, देन आई फेल्ट कि जो बुक्स में पढ़ते हैं हम लोग, लिटरेचर में विमेन एम्पावरमेंट की बातें, फेमिनिज्म की बातें, रियल पिक्चर इज़ इन द विलेजेस। वहाँ पे जब हम देखते हैं तो आफ्टर 2 years माई HOD सेड कि आजा मिस NGO, अब बहुत काम कर लिया तो डिपार्टमेंट में आजा। मैं कहा नो, आई विल वर्क हेयर। तो वहाँ पे वो छोटी छोटी सी बातें, बड़ी छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं जो मैंने आज अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे बातें करनी है कि पीपल एट द ग्रास रूट लेवल पे जो लेडीज़ हैं, हम लोग बहुत कहते हैं कि उनके पास राइट्स नहीं है, वो ऐसी भी हैं जो अपने हस्बैंड को भी पकड़ लेती हैं कि तूने ऐसे क्यों किया या समबडी कैसे हो रहा है। और इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अरे इंडस्ट्री तो हमारे पास ट्रेडिशनली है ना। हम लोग अचार, हमारी दादी बनाती थी, उस अचार को हमने मदर का नाम लेके ऑनलाइन बिक रहा है। तो हमारे गांव में जो लेडीज़ काम कर रही हैं वो ट्रेडिशनली कैसे काम कर रही हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिनको लेकर, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं हम, KVK सेटअप से हैं, कि जिसमें स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग का काम हो रहा है। तो उस काम से होप विमेन आर गेटिंग एम्पावर्ड, और उससे कैसे हम अपनी न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी को कैसे कर रहे हैं, और साथ में अपनी जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं या ट्रेडिशनल अपना लिटरेचर है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उसको कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगी। थैंक्स। इसमें एग्रीकल्चर में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कल से डिस्कस हो रही हैं, तो आई मे स्किप दैट कि लोग विमेन सिग्निफिकेंटली रोल इम्पॉर्टेंट कर रही हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। वैन वी टॉक टू दैम ना कि किता किस तरह किता, नहीं मैडम मैं तो तीवी हाँ, मैं की गिंदा, मैं रोटी बनाई, बच्चों को देखिया, सीरी दी रोटी पकाई, फिर मैं देख लिया, समथिंग लाइक दैट। बट when we visit the rural flora
और फोना, तो हम देखते हैं कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग से काम चेंज हो रहा है। जो लैंड ओनर्स हैं वहाँ पे लेडीज़ का काम मैनेजरियल है। जो जिनके पास स्मॉल मार्जिनल लैंड है, जैसे पटियाला में सनौर एरिया है, नाभा एरिया है, वहाँ पे जो वेजिटेबल्स का काम हो रहा है, तो वहाँ पे लेडीज़ हैं जो स्पेशली स्मॉल लैंड होल्डिंग वाली हैं, वो घरों में काम कर रही, वो अपने खेतों में काम कर रही हैं। मे बी सो वो जो एक ट्रैक्टर गर्ल होती है ना, वो पोस्टर गर्ल्स हैं, तो पर खेतों में काम करने वाली औरतें हैं। तो बाकी इसमें है कि कल्चरल फैक्टर्स बहुत इम्पैक्ट है। वो जो है कि आपका प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो डेफिनेटली दैट डज मेक एन इम्पैक्ट। बट कि आप ये कहें कि नहीं काम हो रहा है, तो काम दो कर रही हैं। और उनका जो क्रॉप के साथ भी वेरिएशन है, वेजिटेबल्स में ज़्यादा काम हो रहा है उनका, जैसे पोटैटो डिगिंग का है, वेजिटेबल कटिंग का है, वेजिटेबल की ग्रेडिंग करनी है, फ्रूट्स की ग्रेडिंग करनी है, उसमें उनका काम ज़्यादा है। और जब वीट और पैडी हार्वेस्ट हो रही है, नाभा के बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे लेडीज़ हैंड हार्वेस्टिंग करती हैं, क्योंकि उनकी जो कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं, स्पेशली बासमती की, जो होती है कि हैंड हार्वेस्टिंग से ही वो ठीक रहती हैं, मैकेनाइजेशन में वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। तो विमेन वेज लेबरर्स की बात होती है जो लैंडलेस की होती है। हमने लैंडलेस की बात की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसमें आई हैव, क्योंकि मेरा पीएचडी का जो स्टडी एरिया भी रहा है वो यही था कि उन लेडीज़ की के बच्चों की साइको सोशल डेवलपमेंट देखनी है कि जो लोग घर से बाहर जाती हैं तो वो कैसे पलते हैं। तो इनमें इनकी पार्टिसिपेशन बहुत है, बट वो इनविजिबल है पार्टिसिपेशन। और women suffer from resource scarcity, they don't get inputs, credit नहीं उनकी, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, तो क्रेडिट उनके पास नहीं होता है। तो वेज डिस्क्रिमिनेशन, कल भी बात हो रही थी इसकी, ये इट इज़ डेफिनेटली देयर, उसकी बात नहीं है। ये चीज़ें तो फील्ड की बातें हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक्स, हम लोग जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम पैट्रियार्की की बात कर रहे थे ना, पैट्रियार्की की बात हो रही है कि सोच ऐसी है। चलो वो जो चीज़ें हैं, मैं तो आई एम मैं कहती हूँ कि ब्लेस्ड हूँ कि मैं गुरु नानक की लैंड से आई हूँ, जो जिन्होंने 555 ईयर्स पहले कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। बट वो चीज़ को हमने धीरे धीरे लाया, पर उसमें कुछ चीज़ें हैं। बुक्स में आप देखिए, व्हेन अ चाइल्ड गोज़ टू अ नर्सरी स्कूल, तो वो क्या देखता है कि जो नर्स है वो एक औरत है और जो डॉक्टर है वो एक मेल है। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे साथ जो वेटनरी की गर्ल्स थी, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो जब मिलती हैं ना, तो वो यही कहती हैं कि जेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं गांव में, जब हम क्लिनिक में भी वेटनरी ऑफिसर्स आ जाते हैं तो वो कहते हैं भी नर्सा नाल गल नहीं करनी, मेल डॉक्टर नाल गल करनी है। दिस इज़, ये प्रिवेलेंट है। हाँ, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर वो चीज़ें कुछ डिफरेंट हो सकती हैं, बट देयर इज़ वो है। लाइक मैं अभी आपको एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। मार्च में हम लोग ना किसान मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। उसमें एक ना हम लोग जो स्टॉल्स बुक करते हैं, कि उसकी जो कोऑर्डिनेटर थी, जो थी मेंबर, वो मेरे पास आई कि मैम ये ना कोई पर्सन आए हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुझे 4 स्टॉल्स चाहिए एक ही कंपनी की। तो वो हमारी एक पॉलिसी थी कि हम नहीं देते। तो मैंने उनको बता दिया कि सर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, कि आप एक ले लीजिए, उसके बाद नहीं है। ही टॉक बातें की, फिर उसके बाद वो शुरू हो गए कि मैडम मेरी वाइस प्रेसिडेंट से ऐसे है। तो मैं हंस पड़ी, मैं क्या चाहिए जी मोदी जी आ जाए, तो ये जो पॉलिसी रिटर्न में बनी हुई है उनकी कंडीशन से ही बनी है, तो हम वैसे नहीं करते। ठीक है, वो बात करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोला, मैम कोई इत्थे जेंट्स डॉक्टर नहीं हैगा। मैं कहा ठीक है जी। आई सेंट हिम टू अनदर कोलीग एंड देन सी सेड कि इत्थे तो सारे इक्को जिहियां ही गल्लां करदे ने। थिंग इज़ कि हमारे लोगों के जो मन में ये चीज़ है। और दूसरी, नेक्स्ट प्लीज़, जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये मेरी जो ऑफिस वर्क स्पेस है उसकी है, नेक्स्ट डेज में KVKs है। ये एक ओपन नेटवर्क है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कि जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड्स के लिए जो फार्मर्स हैं, फार्म विमेन है, रूरल यूथ है, प्लस जो ग्रास रूट लेवल के इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम करते हैं। प्लस दे वी एक्ट एज अ इम्प्रूव द नॉलेज and skills, change the attitude from traditional to scientific farming, developing confidence and competence, and increase the agricultural production and productivity. Next.
तो ये आई मे कमिट कि पटियाला में ऐसे ये विलेजेस हैं जो मोनोक्रॉपिंग कल्चर है। नेक्स्ट प्लीज़। कि ये इनका मोनोक्रॉपिंग कल्चर की जो हम बात कर रहे थे कि वो पैडी बासमती वीट के अंडर है, ट्रैक्टर्स हैं, या हमारी जो हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ ओवर हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल विजिबल। ये जो भी पहले स्पीकर्स ने कहा है मैं उसके साथ ही एग्री करती हूँ। नेक्स्ट प्लीज़। तो ये चीज़ है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उसमें जो फार्म बेस्ड एक्टिविटीज़ स्पेशली फॉर वेमेन के लिए है कि सीड ट्रीटमेंट है, हार्वेस्टिंग है, डिफरेंट वीडिंग है, विनोइंग है, शेलिंग है, ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें हैं जो ये सम वेमेन आर डूइंग एंड लैंडलेस आर स्पेशली डूइंग, जो किसी तरीके से उन्होंने करना है। नेक्स्ट। तो ये चीज़ें हैं कि जब वो खेतों में काम कर रही हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब स्पेशली फार्मर्स कहते हैं कि मैम ओकड़ा भिंडी नहीं लानी क्योंकि कोई उन्होंने तोड़न नहीं आंदा। ओकड़ा प्लकिंग इज़ वेरी वेरी टीडियस एंड डिफिकल्ट टास्क। ਉਹਦੀ भिंडी ਦੀ ਕੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਭਦੀ है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। उसके लिए यही हमारा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक हमारा कॉन्सेप्ट है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट इन फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर। उसके लिए तो हमने उनके लिए वैसे एक ड्रजरी रिडक्शन टूल्स बनाए हैं कि अगर वो जो है अपने शी इज़ प्लकिंग चिली ओकरा, तो कैसे ग्लव्स हैं वो जैसे बना सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल्स वो अपना एक एंटरप्राइज भी बना सकती हैं। उसके बाद अगर मेज शेलिंग है उसके लिए कोब्स ऐसे हैं। एंड फिर शी इज़ वर्किंग इन उसमें लाइफ स्टॉक में कर रही है, एनिमल केयर में कर रही है, तो वो रिवॉल्विंग पीडी टाइप इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं कि जिससे जो लेडीज़ की जो है उनकी प्रॉब्लम्स कम हो। सो आई गॉट माई लास्ट 5 minutes, तो प्लीज़ स्किप इट। तो मैं आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट में ये काम हो रहा है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बहुत फंड्स देते हैं, तो और पंजाब से हमारे जो हैं फंड्स प्रोसेसिंग में कम जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। और उसके बिना फूड प्रोसेसिंग के बिना हम लोग बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, नर्सरी प्रोडक्शन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन गार्डनिंग पे जो है हम लोग ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। न्यूट्रिशन गार्डनिंग में ऐसा है कि इस तरीके से मॉडल बनाए हुए हैं कि यू कैन गेट द होल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होल ईयर। पटियाला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर गुआवा प्रोसेसिंग के लिए चुना गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैज़ गिवन अ कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर वर्थ ₹4 crore टू KVK पटियाला, जिसमें वो बन रहा है कि गुआवा से हमने अकेला अगर हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वी आर स्टार्टिंग, हम लोग वो करते हैं कि गुआवा का जूस भी है, गुआवा का नेक्टर भी है, गुआवा से कैंडी भी बन रही है, गुआवा से बर्फ़ी भी बन रही है। वी आर ऑल्सो हमारा ये साथ में साथ ये भी चलता है कि अगर हम मैरिजेस हो रही हैं हमारे उसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो वाई नॉट गोवा जूस जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या FPO से बनाओ, वाई नॉट दैट। तो उन चीज़ों के साथ ये हो सकता है। नेक्स्ट। तो ये नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज़, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट हमारी हो चुकी है, इट्स अंडरस्टूड कि जो लोगों का जो विमेन का जो उसमें नहीं है, तो नॉन फार्म बेस्ड एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें विमेन अपना एंटरप्राइज कर सकती हैं, उसमें ज़्यादा क्रेडिट और ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दैट कैन बी होम बेस्ड ऑल्सो, और दैट कैन बी उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट भी दे रही है। चाहे वो KVKs के हम लोग एग्जीबिशंस देते हैं और उसमें है जिसमें स्टिचिंग है, जैसे ट्रेडिशनल फुलकारी है। फुलकारी वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय लोग। हम लोग NRIs नहीं करते उससे ज़्यादा। आप फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट पीसेस हैं। ड्यूरिंग महाराजा रंजीत सिंह टाइम फ्रांस में जो मार्केट्स लगती थी वहाँ पे भी फुलकारी एंड बाग यूज टू सेल, तो उसकी भी अभी भी है। और ये जो मार्केट है ये हम लोगों ने काफ़ी की है। उसमें सबसे बड़ी बात ये की है कि द विमेन इन विलेजेस जो लेडीज़ काम कर रही हैं उनको हमने डायरेक्ट जो मार्केटिंग लिंकेजेस दिए हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज दे रही हैं, चाहे नाबार्ड दे रहा है या कोई और दे रहा है, तो दे आर द डायरेक्ट सेलर्स। उनको हम आर्टिजन्स नहीं बोलते, कारीगर नहीं बोलते हम उनको। हम कहते हैं कि आप अपना चाहे 50,000 1 लाख का एंटरप्राइज बना के काम कर रहे हो, यू आर गेटिंग द डायरेक्ट प्रॉफिट्स। हर कोई पटियाला में आता है। NRI सीज़न अब शुरू हो गया है, शादियों का सीज़न है, NRIs भी आएंगे, सारी जगह पे होता है।
तो वो जो फुलकारियाँ जहाँ हम अदालत बाज़ार में जाते हैं तो दैट दीज फुलकारीज गेट सोल्ड इन थाउजेंड्स में होती हैं। तो जो लेडीज़ जो काम कर रही हैं वो जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी यही चीज़ होती है कि उनको हमने आर्टिजन्स ना बना के उनको एक मालिक बना दिया है। नेक्स्ट प्लीज़। तो आई जस्ट शो द पिक्स, आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए, ओनली 2 minutes आर लेफ्ट। ये हमने कुछ ग्लिम्सेस है, ये नाबार्ड के, ये बताइए रूरल मार्ट है ये, बैक्स प्लीज़। हाँ, इंडिया का फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट्स पे जो एक विमेन सेंटर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिला था, ये विलेज जाला में है, अभी भी ये है, यू कैन विजिट एनी टाइम। तो इसको गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 लाख की सपोर्ट देके, उसके बाद जो नाबार्ड ने हमने इनको डायरेक्ट मार्केटिंग लिंकेजेस दिए हैं। उनकी जो फुलकारी है मैं आपको बोलती हूँ, हैदराबाद में सेल हो रही है, कलकत्ता में सेल हो रही है, मुंबई में सेल हो रही है। नेक्स्ट, ये सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं कि जो हम लोग करवा रहे हैं। मैं उसके बाद केस स्टडीज़ पे आना चाह रही हूँ। अगर हम जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कोई बहुत मशीनरी हम नहीं उनको बोलते कि तुम्हारा 4 लाख का प्रोजेक्ट है, 5 लाख का प्रोजेक्ट है, नहीं, यू स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 50,000 या 25,000। वो भी उससे जो स्टार्ट करके ये लोग जो अपना जो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद इनको जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुछ जो है विमेन फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ जोड़ के ये है, ये अप्रॉक्सीमेटली अपना एनुअली 3 to 4 lakhs जो है उनकी इनकम हो रही है। नेक्स्ट, अभी सुबह बात हो रही थी नशे की, ड्रग्स की। दिस लेडी पालकौर, ये शी इज़ फ्रॉम पांखर विलेज इन पटियाला। शी केम टू मी, उन्होंने हमारी एक डीडी जलंधर पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें उन्होंने देखा कि केवीके में कुछ ऐसा काम होता है। शी केम टू मी, शी सेड कि मैम फुलकारी मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और जो निटिंग का काम कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ एज अ नौकर काम कर रही हूँ। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी, उसके बेटे की। कहती मेरा बेटा ही इज़ वेरी गुड मैकेनिक है, बट वो जो भी अर्न करता है ही इज़ इनटू ड्रग्स, ड्रिंकिंग में अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है। तो वो मैं अपने बच्चों के लिए, और मेरी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है, तो आई वॉन्ट टू वर्क कि मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंड सन्स को ये ना लगे कि ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन को कि उनके फादर जो है उनकी केयर नहीं करते। तो इट वॉज जस्ट एन एक्टिविटी। मैंने उनको बोला कि आप हमारी ट्रेनिंग्स में आओ, ट्रेनिंग्स ली, उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस उनको बताए कि जो आप कर रहे हो दैट इज़ नॉट मार्केट, अर्बन मार्केट में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो या कुछ ऐसा कुछ कर दो। तो वो किया। तो जो फर्स्ट एग्जीबिशन लगा था तो मैंने उनको बोला कि तुसी ना पालकौर जी तुसी अपने बेटे नू मेरे को लेके आए हो। वैन हमने उसकी जो भी रिटर्न में जो काम करना होता है ना, मैंने उसको बोला कि दर्शन तू नाल जाई। तो शी वॉज सरप्राइज्ड कि ये तो ड्रिंक कर लेगा उत्थे। मैं उन्होंने क्या, मैं उन्होंने जस्ट टोल मैं क्या आपकी मदर जा रहे हैं तो वहाँ पे जो फाइनेंसेस भी देखने हैं या और भी चीज़ें देखनी है, तो वहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो ही सेड कि मैम मैं ज़रूर जाऊँगा। तो वहाँ पे वो गया। तो उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कि मैडम आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं एक गांव में बैठा था एंड मैंने उसको कोई बहुत दूर नहीं भेजा। पंजाब सिर्फ पटियाला से 100 किलोमीटर्स दूर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में एक किसान मेला था, वहाँ पे भेजा था। बट वहाँ पे पूरे पंजाब से लोग इकट्ठा हुए थे एंड देयर वर पीपल लाइक हिम, यंग मैन जो था ना, कोई बी कीपिंग में, कोई हनी कर रहा था, कोई हस्बैंड वाइफ कपल एक मॉडल बना के काम कर रहे हैं। तो ही सेड कि मैम आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। तो दूसरी वो फिर अपनी थोड़ी मदर की शिकायत भी करने लग गया, कहना मैंने बाहर नहीं कर दे ये। मैं कहा नहीं, तू यू डू द वर्क हेयर, तो तुम्हें बहुत जगह जाना पड़ेगा। अब मुझे वो हर जगह है, अभी वो पटना में अपना एग्जीबिशन लगा रहा है। थिंग इज़ कि अगर हम प्रोडक्टिविटी में काम कर रहे हैं, ये चीज़ें कोई नहीं सोचता। हम लोग जब भी फुलकारी की बात सोचते हैं तो हम लोग सिर्फ बड़े शोरूम्स देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि जो रियल विमेन काम कर रही हैं। अब नेट पे हम लोग वैसे भी देखते हैं कि ये यंग जनरेशन बैठी है, कि इंस्टा पे भी है कि आजकल निटिंग का काम बड़ा हो रहा है, बैठ के कर रहे हैं। तो वो निटिंग हमेशा ही हमारे यहाँ से होती थी। तो हम लोग ये चीज़ें हैं कि इनको जो अर्बन टच दे के द पीपल हु आर रेडी टू पे, और उसमें फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट तो रह ही गया कि हम लोग जो अचार बना रहे हैं या और चीज़ें बना रही हैं। बिल है आपका पटियाला का जो सिर्फ यहाँ पे मिलता है, बिल का स्क्वैश, बिल की कैंडी या और चीज़ें जो बना के कर रहे हैं। तो ऐसे ही विमेन आर वर्किंग। और ये चीज़ होती है कि
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ना थोड़ियाँ जिहियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने जो लेडी इस टाइम बहुत काम कर रही है मेरे साथ, जब उसने 15 ईयर्स पहले ट्रेनिंग किया था ना, तो वो कह रही थी कि साडे पिंड दे विच मैडम एक दरवाजा है, तो उत्थे जदों असीं ऑटो इकट्ठा करते हैं भी KVK च सारियां लेडीज़ इकट्ठियां होंदियां ने, तो दे मेक फन ऑफ अस, चलिया जहाज़ रौणी। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन वाला काम होगा ना, आपके सर्टिफिकेट्स बन के आ जाएंगे, तो हम लोग आपके वहाँ दरवाजे पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, वहीं पे हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे और मैं उनको ही बताऊंगी कि दिस इज़ द वर्क योर वुमेन हैव डन। क्योंकि वो जिवें सवेरे अमन होरी बोल रहे सी या किसी ने बोलिया भी ये कित्थे चली है, ये ते कोई कंट्रोल नहीं है, दीज आर द थिंग्स, ये होणियां ही ने, सब जगह ही होंदियां ने। आई थिंक सुखविंदर अमृत ने भी कहा सीगा कि 550 साल पहला गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां सी, वो कहंदे मैं भी चली जांदी जां शेर बघेड़े ना हुंदे मर्दां दे रूप दे विच, वो हमेशा ही रहणगे। बट चैलेंजिज यही है कि सानू जिहड़ा हैगा वो काम करना पैना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हरप्रीत मैम, अनुपमा मैम नू कि उन्होंने मैनू इत्थे इनवाइट किया। मैं मतलब इत्थे जिन्ने भी डिग्नेटरीज आए ने, आई एम अ वेरी यंगर वन, तो मेरे को बहुत मतलब एक छोटा जिहा एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक वो एक्सपीरियंस इन्ना क कोर और इन्ना क डीप है कि मैं वो चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करूँगी तो तुसी भी उस चीज़ नू एहसास कर सकोगे। ओके सो आई एम बेसिकली आई एम अ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर and I have in last 2 years I have taken the experience as a central administrator in One Stop Center, Sakhi One Stop Center. So here I am representing Ministry of Women and Child Development. तो हम बात करते हैं हमेशा कि फीमेल्स के वायलेंस के अगेंस्ट बहुत से लॉ बने हैं और वो बने भी हैं और उनकी अवेयरनेस भी फीमेल्स को है। जैसे अभी शेयर हो रही थी बात कि प्रीति मैम ने भी बोला कि नॉलेज अब बढ़ गई है, बहुत सी चेंजेस होनी शुरू हो गई हैं। जो हमने एक्सपीरियंस किया वो ये चीज़ थी कि जो फीमेल्स के कंटेक्स्ट में लॉज बने हैं उसको मिसलीड बहुत किया जाता है, मिसगाइड भी बहुत किया जाता है। जैसे स्पेशली जो विलेज के रिलेटेड फीमेल्स हैं, अगर वो कहीं पे अपना डिसीजन मेकिंग कर लेती हैं, पहले तो उनके लिए यही बड़ा डिफ़िकल्ट है कि वो डिसीजन मेकिंग करें। उनके साथ अगर जो घर में वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट वो कुछ एक्शन लेना चाहती हैं तो वो एक नहीं 100 बंदे से डिस्कस करेंगे कि मैं ये चीज़ करूं या ना करूं। अगर करती हूं तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। अगर वो ये डिसीजन ले भी लेती हैं कि आई हैव टू टेकन दी एक्शंस, तो उनको कोई ना कोई मिसलीड ज़रूर करेगा। तो FIR लिखाने जाएगी, थाने में ये हो जाएगा। अगर FIR कट भी गई तो केस कैसे लड़ेगी, पैसे तो है नहीं तेरे पास। उसके ना तो इन लॉज तो क्या उसकी सपोर्ट करेंगे, उसके घर वाले भी उसकी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। सो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, जब ये फीमेल्स के आगे आई और जैसे ही ये धीरे धीरे मिनिस्ट्री की नॉलेज में आई तो उन्होंने 2015 में एक एक्शन टेकन किया और एक बड़ी अच्छी स्कीम सखी वन स्टॉप सेंटर को लॉन्च किया। ये स्कीम में बेसिकली डिफरेंस क्या है बाकी स्कीमों से कि फ़ीमेल्स जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कि FIR की प्रोविज़न है वो नहीं एकदम से करवा पाती। सेकंड, अगर वो केस लड़ना चाहती हैं तो एडवोकेट की प्रॉब्लम आ जाती है। थर्डली, कई तो ऐसी सिचुएशन में होती है कि वो संबंधित थाने में जा ही नहीं पाती, उनकी FIR नहीं कट पाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ है FIR थाने में आके कटवानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है कि आप थाने में आओ, यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखाओ तो आपकी FIR कटेगी। फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो चुकी हैं और वो मेडिकली उनको प्रोविज़न है तो इमीडिएटली कौन लेके जाएगा? जिसने मारा वो तो लेके नहीं जाएगा। नेबर्स चुप करके बैठे होते हैं, हमने क्या लेना है, कौन उसकी हेल्प करेगा? तो दैट इज़ नॉट हेयर। अगर ठीक है मेडिकल की गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है यू हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस और आपको उस पर कार्रवाई करनी है इमीडिएटली। बट जब वो पहुँचेगी हॉस्पिटल तभी वो प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा। हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? देयर इज़ नो प्रोविज़न। अगर वो घर में ही मारी पीटी गई है या तो वो खुद जाएगी, खुद इस काबिल नहीं है वो भी इस टाइम पे कि वो उठ के जा सके, तो उसकी हेल्प के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं है। दैट इज़ वन रीज़न।
और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हम सब कहते हैं कि वायलेंस क्या है, फिज़िकली हुआ है या उसके साथ रेप हुआ है या उसको ऐसी टॉर्चर किया गया या उसको इकोनॉमिकली हरास किया गया। सबसे बड़ा जो वायलेंस है वो फीमेल्स के साथ, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, वो जो हो रहा है दैट इज़ इमोशनल वायलेंस, जो उसको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है। उसका सल्यूशन क्या, वो तो कहीं पे भी नहीं है। कोई हमारे पास ऐसे काउंसलिंग सेशंस या काउंसलर होम्स नहीं बने हुए जहाँ पे सीधा फीमेल जाए, या विलेजेस में बने हों कि जहाँ पे जाके वो अपनी बात शेयर करे, उसके कोई सल्यूशंस निकाल सके, उसके बिहेवियरल में वो जो रिलैक्सेशन है उसको वो प्रोविज़न मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। एंड द फिफ्थ वन इज़ फीमेल के साथ वायलेंस होता है घर में, उसको घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि फ़ीमेल का कोई घर नहीं होता, ठीक है। ये लॉज में कहते हैं ये आपका घर नहीं है। और इमीडिएटली जब उसको निकाला जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑड टाइमिंग्स होती हैं, नाइट टाइम हो गया, लेट नाइट हो गया, अर्ली मॉर्निंग होगी, जहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो अकेली बेचारी जाए तो जाए कहाँ। सम कंडीशंस में क्या होता है कि फीमेल्स के जो मैटरनल हाउस होता है वो उसी सिटी में नहीं होता है, अगर हो भी तो वो उनके लिए खुला नहीं होता है। दिस इज़ द रियलिटी। मतलब अगर वो फ़ोन भी करेगी तो दे विल लाइक कि हमारे घर मत आ जाना, वहीं पे जाना, वापस यहाँ पे मत आ जाना। तो वहाँ वो फीमेल कहाँ जाए उस टाइमिंग पे। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कि एक वन सखी, जो उसका नाम बहुत अच्छा दिया गया है, सखी वन स्टॉप सेंटर को लॉन्च किया गया पंजाब पटियाला में। ये 2017 में आया है और यहाँ पे फीमेल जो है वो एक अपने जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 181 112 किसी पे भी कांटेक्ट करती है तो इमीडिएटली ये 24 आवर्स की सर्विसेज जो उसको प्रोवाइड होती हैं। आइदर वो वहाँ पे विज़िट कर सकती है, नहीं तो टीम जाके उसको रेस्क्यू कर सकती है। वहाँ पे उसको पहले इमीडिएटली ये नहीं पूछा जाएगा क्या हो गया तेरे साथ, ये क्यों हो गया, वो क्या हो गया, क्या चाहती है। सबसे पहले उसको एक मेडिकल फर्स्ट एड मिलेगी। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये पूरे पंजाब में सखी वन स्टॉप सेंटर्स जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही सिचुएटेड हैं। तो एमरजेंसी इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड मिलेगी, देन उसको काउंसिल किया जाएगा कि यू आर नाउ इन द सेफ प्लेस। भी उसको इमीडिएटली ट्रिगर नहीं किया जाएगा कि क्या हो गया क्या नहीं, यू स्टे हेयर। उसको वहाँ पे शेल्टर मिलता है 5 दिनों का, 5 दिन तक उसका शेल्टर वहाँ पे रहता है। 5 दिन में उसकी सेटलमेंट जो है वो कर दी जाती है, आइदर इन लॉस जो उसके राइट्स हैं या जैसे भी उसकी खुद की मर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा फिर वहीं पे क्योंकि हॉस्पिटल्स में खुद का एक पुलिस का प्रोविज़न रहता है, उनको बुलाकर वहीं पे उसकी FIR लॉन्च करवाई जाती है। इफ़ वो नहीं है इस एबल की नहीं ऐसा ना हो जाए वो ना हो जाए तो भी उसको काउंसिल किया जाता है कि इतनी बार हो गई तो अब नहीं करोगे तो कब करोगे। FIR करवाई जाती है। इन एमरजेंसी सिचुएशंस में जहाँ पर कि फ़ीमेल जो है वो नहीं एबल है कुछ बोलने के लिए या कुछ है, यहाँ पे प्रोविज़न है कि आप वीडियोग्राफी व्हाट्सएप के थ्रू भी अपनी FIR स्टेटमेंट दे सकते हो। दैट इज़ ओनली हैपेंड इन वन स्टॉप सेंटर, नहीं तो अदरवाइज़ ये लॉ है कि आपको थाने में आके ही स्टेटमेंट लगवाना है, ठीक है। जो कि आजकल नॉर्म बना होगा कि कौन थाने में जाएगा, किसकी घर की लड़कियाँ जाती हैं थाने में कंप्लेंट लगवाने के लिए। आफ्टर दैट अगर आपने कर दी FIR एंड यू वांट कि मेरे को केस रन करना है, मेरे को जो भी मेरे राइट्स है मेरे को दिलवाओ आप, तो वो वकील का खर्चा वो सब कहाँ से होगा। तो वो वन स्टॉप सेंटर फ्री लीगल एड्स दिलवाती है, जिसमें कि ये रहता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं गवर्नमेंट के वो जो है उसके केस को लड़ते हैं। यहाँ पे एक अपना कोर्ट में होता है, एक सेपरेट सेल बना होता है जिसको फ्री लीगल एड सेल बोला जाता है, उसकी प्रोविज़न उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। बट वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कई बार कि केस डिले हो गया, फीमेल से कुछ मांग लिया गया, कोई एविडेंस प्रोड्यूस करो, तो सखी उसका साथ नहीं छोड़ती। वन स्टॉप सेंटर तब तक उसके साथ रहता जब तक उसके केस का डिसीजन ना आ जाए। अगर उसको कहीं लगता है कि डिले हो रहा है, यहाँ पे तो पैसा चढ़ गया लगता है, जो जज साहब है मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी स्टेटमेंट ही नहीं हुई, तो फिर वहाँ पे फिर से वो अपना इनिशिएटिव लेते हैं और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, थ्रू पुलिस हेल्प हम उसको इनिशिएटिव कराते हैं। देन उसके बाद शेल्टर का प्रोविज़न मैंने आपको बता ही दिया। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल रहता है काउंसलिंग सेशंस, वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इफ़ द फीमेल वांट कि हमारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो हम हैप्पीली रह सकते हैं इकट्ठे। तो उस जगह पे दोनों ही फैमिली, दोनों मतलब मेल की फैमिली मतलब
फीमेल का इन लॉज एंड फीमेल दोनों का काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, जिसमें कि फिर उनकी बहुत सी ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि आज से मतलब 2018 में अगर कोई काउंसलिंग सेशंस हुई हैं और फैमिलीज इकट्ठी रह रही हैं, वो आज बच्चा भी बियर कर रही हैं, बच्चा साथ रह रहा है और बच्चे बहुत ही अच्छे से वो रन कर रही हैं। बट येस, ये नहीं है कि वो एक काउंसलिंग सेशन से ही रन कर रही हैं। एवरी ईयर जब प्रॉब्लम आती है दे कॉल्ड अस एंड लाइक मतलब ऐसी जो मेल्स हैं वो तो ऐसे बोलते हैं कि दीदी देख लो आज फिर इसने ऐसे किया, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई तुम भी ठीक से रहो, अगर वो तेरे से कॉपरेट कर रहा है तुम भी करो। तो ये ऐसे चलता है। मतलब हमारा ये नहीं है कि ये केस ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म है, वो हमारे साथ जुड़ते ही चला जाता है थ्रू आउट लाइफ। तो सखी हमेशा उनके लिए वहाँ पे प्रेजेंट ही है। तो इसके अलावा अगर मैं स्टोरीज़ पे बात करूँ कि हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरी में तो अभी तक 700 केसेस हम डील कर चुके हैं, जिसमें कि फीमेल्स का भी रहा है, गर्ल्स का भी रहा है। गर्ल्स के साथ भी बहुत ऐसी मिसहैपनिंग्स होती हैं जो कि वो हर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हैं। और ये नहीं है कि जो हमारे पास डाटा है 700 का वो सारा इलिटरेट है, उसमें एजुकेटेड नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सब ऐसे केस आते हैं जिसमें कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगोइस्टिक्स, ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है और जिससे कि वो मिसलीड होता है और उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डाइवोर्स पे आके खड़ा हो जाता है। एक मैं स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक लव मैरिज होती है। लड़की वॉज अ BDS डॉक्टर और लड़का इंजीनियर है, और बहुत मतलब मुश्किल से वो करते हैं फैमिलीज़ को मनाकर या कुछ है। मैरिज के 1 मंथ के बाद ही लड़का डिसाइड करता कि हम अलग रहेंगे अपनी फैमिली से, हम शिमला जाएंगे। तो लड़की बोलती है मेरा तो करियर यहाँ पे अभी चल रहा है, तो वहाँ पे जाके तो मुझे सब कुछ अभी देखना पड़ेगा। वो कहता है इट्स ओके, आई विल डू इट। तो मतलब उसका यहाँ पे वो बंद हो जाता है, वो शिमला जाके अभी नहीं शुरू कर पाती अपना BDS की प्रैक्टिस या कुछ भी। तो उसका जो अकाउंट होता है, क्योंकि शी इज़ द सिंगल डॉटर ऑफ द फैमिली, तो वो उसकी फैमिली ऑपरेट कराती रहती है कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना आए, वी आर हेयर। तो वो जो अकाउंट है वो धीरे धीरे लड़के के नाम पे चला जाता है, वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेता है, वो सारा फाइनेंशियली उस पे आ जाता है। देन उसके बाद उसकी जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उस पे बात होनी शुरू हो जाती है कि नहीं अब तो हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस पे चले गए हैं, वी नीड टू डू समथिंग, क्योंकि अब मेरी फैमिली तो मुझे वापस लेने वाली नहीं है, मैं उनसे अलग हो चुका हूँ, तो आप अपने मम्मा पापा से बोलो। उनके जो प्लॉट्स से 2-3 प्लॉट्स वो लड़की के नाम पे आते हैं, वो भी सेल आउट होते हैं और वो जो सारा पैसा वो लड़के के नाम पे चला जाता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से लड़की की सारी प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाती है और लड़के का पूरा बैंक बैलेंस प्रॉपर हो जाता है, और वो बैलेंस भी वो खाली करता रहता है ट्रांसफ़र करके अपने कज़न को कि नहीं अब तो कुछ भी नहीं रहा, वो मैंने उसके देने थे उसको दे दिए, जब हमारी शादी होनी थी उसने इतनी हेल्प की, ये पैसे उसने दिए थे, करते करते ये हो जाता है। जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है वही लव मैरिज डाइवोर्स पे खड़ी हो जाती है आके, और वो दोनों का डिवोर्स खड़ा मतलब हो जाता है कि अब हमने तो बस डिवोर्स लेना है। तो डिवोर्स की एक कंडीशन में दोनों लड़का लड़की की काउंसलिंग की जाती है, तो वो काउंसलिंग हमारे पास आती है। तब जब काउंसलिंग होती है तो तब मतलब लड़की बताती है कि मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर भी लड़के ने किया, क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पे और मैंने अपने पेरेंट्स से लड़के शादी की थी। वो ऐसी सिचुएशन पे खड़ी होती है कि उससे खुद से अपने साइन करने भी नहीं याद रहते, मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन में। और उसकी वही फैमिली पास बैठी होती है कि हमें डिवोर्स दिलवा दो, एक बार हम अपनी बच्ची को ले जाएं और इसको दुरुस्त करें। शी वॉज एट हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन एट दैट टाइम। तो उसको रिजॉल्व करवाया हमने, लड़की की काउंसलिंग सेशंस करवाए, नाउ शी इज़ फिट एंड फाइन। तो नाउ शी इज़ लाइक कि उस लड़के के साथ डिवोर्स नहीं दिया उसने उसको, लेकिन वो उसके साथ जाना भी नहीं चाहती है, मतलब वो ऐसे ही उनका रिलेशनशिप चल रहा है अभी इस टाइम। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो कि अगर उनका इकट्ठे में अगर कुछ होता है नहीं तो आगे वो अपनी लाइफ को परस्यू कर सके। ऐसी एक सेकंड कंडीशन हमारे पास अभी आई थी कि लाइक बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। आई हैव टाइम ओके। तो उसमें बच्चा सफ़र कर रहा था, क्यों कर रहा था कि बेटी बॉर्न हो गई। हम सब सोचते हैं कि अभी भी ये चीज़ें हैं, यस, वो ये नहीं है कि वो रिमोट एरियाज़ में है, वो मेट्रो सिटीज़ में भी है कि लड़का नहीं हुआ लड़की होगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी मैरिज होती है तो कहती मेरे को बहुत अच्छा मैम इन्होंने दिखाया, शी वॉज़ अ गवर्नमेंट टीचर, बड़ा अच्छा दिखाया कि उसके जो फादर इन लॉ है वो SSP ऑफिस में लगे हुए हैं, तो रिप्यूटेड हैं। वो बताते थे कि वो रीडर लगे हुए हैं, पर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो वहाँ पे क्लैरिकल पोस्ट पे लगे हुए थे। तो उनका बेटा जो है वो इंजीनियर था और वो UPSC की तैयारी कर रहा था। मैरिज हो गई, सब कुछ हुआ, ठीक है, प्लानिंग बनी कि घूमने जाना है।
तो द बॉयज़ लाइक कि हमारा खर्चा बड़ा हो गया, तो आप अपनी फैमिली को बोलो कि वो प्लान कर दे हमारा घूमने का कुछ, अगर कहीं पे तुम्हें जाना है। इफ़ यू वांट कि इंटरनेशनल ट्रिप है तो अपनी फैमिली को बोलो कि हमें कर दे, हमने कौन सा शादी पे कुछ लिया आपसे कोई गिफ्ट एंड ऑल। तो मतलब वो जो एक होता है ना प्यार में कि पता भी ना लगाए, तो वो सारा कुछ मतलब उन्होंने कर दिया, घूम के भी आगे सब कुछ। जब इनके घर में बेटी बॉर्न होती है तब से इनके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लड़का तो घर से चला ही जाता है, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैंडल होगी। तो शी इज़ लाइक इट्स ओके, आई एम विद यू, आप यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए वो दिल्ली चला जाता है। उसके बाद 1 साल वो मुड़ के नहीं आता, एक दिन भी मुड़ के नहीं आया, 1 साल वहाँ रहता है। पहले फ़ोन पे बातें होती थी, व्हाट्सएप पे बातें होती थी, लेकिन मेरे को बेटी मत दिखा, तेरे से बात होगी ठीक है, लेट्स प्लान अ सेकेंड चाइल्ड। तो शी इज़ लाइक नहीं, आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ, मेरे को अभी 6 महीने की छुट्टी हुई है, अभी बच्चा भी छोटा है, देन विल सी, आप आ जाओ फिर देखते हैं। मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। शी हैज़ फोबिया डॉग से, तो उन्होंने डॉग रख लिया। मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट द डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसको हरास करना शुरू कर दिया। बेटी को नहीं मिलना, बेटी को एलर्जी थी वीट से, तो जब वो स्कूल जाती थी तो बच्चे को वीट ही खिलाया जाता था कि इसको प्रॉब्लम्स आए या कुछ आए, तो उसको मतलब मेडिकेशन के लिए भी लेके जाना। उसको अस्थमा भी 6 मंथ्स बेबी गॉट अस्थमा, उसको अटैक आना शुरू हो गया। मे बी वो रीज़न वही वीट उसको सूट नहीं करता था, वो हो सकता है, कुछ भी है। तो इन कंडीशंस को देखते वो मूव कर जाती है अपनी पैटर्नल हाउस में। जैसे वो मूव कर जाती है तो मतलब शीज़ अपने हस्बैंड को बोलना शुरू करती है कि मैं भी दिल्ली आ जाती हूँ, आई जस्ट लीव माई जॉब, मैं कर लूँगी, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इन लॉज में नहीं रहना चाहती, ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो थ्रेटन आना शुरू हो जाता है इन लॉज की तरफ से, मैं एसएसपी ऑफिस में, तू चल जा जितने जाना है, मैं उतनी देख लूँगा तेनों, ये एंड वो। लड़की सीधे से जाती है दिल्ली बिना बताए लड़के को, और वहाँ देखते कि उसने रीमैरिज करा रखी है एंड द लेडी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम। तो मतलब ये एक सच्चाई है जो आजकल चल रही है। मतलब हम नहीं उन चीज़ों को देख पा रहे जस्ट बिकॉज कि हम सोसाइटी में ऐसे चल रहे हैं कि नाउ लॉज आ गए हैं, इस पे काम हो रहा है, और एवरीवन इज़ अवेयर, एवरीवन इज़ अवेलिंग दी स्कीम्स एंड एवरीवन इज़ अवेलिंग दी लॉज। नो, बिकॉज फीमेल्स को अभी भी वो डिसीजन मेकिंग और फॉर्मली होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें स्पेशली आजकल की जनरेशन को, अपने घरों की फीमेल्स, हमारे बच्चों को आज से मुझे लगता है कि जैसे वो 1 ईयर 2 ईयर की हो जाए, आई हैव अ किड जो कि 5 ईयर्स का है, तो मैंने बॉय को गुड टच बैड टच एंड हाउ टू रिस्पेक्ट द फीमेल्स वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मेरे पास बेटी है, सो आई एम वरीड अबाउट दैट। पहले मेरी विश थी कि मेरे को बाबा जी बेटी देना बेटी देना, नाउ आई एम वरीड कि इस सोसाइटी में मेरी बेटी है अब, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर हर कि बेटा मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी कैसे भी, ठीक है, आपके लॉज हैं, आपके जो राइट्स हैं वो अभी से मैं उसको स्टार्ट करूँगी। यू हैव दिस राइट, यू हैव दिस राइट। तो आप जितनी भी हमारे पास अभी बैठे हैं उनके लिंक में बहुत सारी फीमेल्स होंगी, तो काइंडली अगर हम अपने आप से शुरू करें ना, तो मेरे को लगता है फिर भी काफ़ी हद तक पॉपुलेशन कवर कर लें कि अपने राइट्स को ज़रूर यूज़ करें, लॉज की नॉलेज करें, और डिसीजन मेकिंग जो है वो ज़रूर करें। और सिर्फ लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी जो मेरी लाइफ में रियली बहुत हेल्प की है, मतलब एज अ फीमेल अगर मैं सोचूं, एज अ पैटर्नल हाउस, एज अ मैटर्नल हाउस, दोनों में माय मेंटर इज़ देयर, हरप्रीत मैम, वो मेरे मेंटर है, चूँकि मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो हमें एक लेक्चर में मैम ने बोला था कि हो कि जाऊँगा, मतलब हमारे को कोई एग्जाम्पल दी जा रही थी, उसमें मैम ने बोला कि मैंने अपने बेटों को सिखाया कि बेटा यू हैव टू डू दिस, हो कि जाएगा, एक बार ट्राई तो करो। सो दैट टैगलाइन इज़ मेरी लाइफ में हमेशा चलती रही है कि अगर मैंने को अपने इन लॉज में कोई डिसीजन लेना है, अगर मेरे को सोसाइटी में कुछ करना है, अगर मुझे किसी लॉ की प्रोविज़न लेनी है, तो हो क्या जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो मेरे को करना है, वो करना है तो करना है। तो ये टैगलाइन अगर सबकी लाइफ में, सब गर्ल्स की लाइफ में होंगी ना, तो बहुत सी सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में आएंगे। थैंक यू सो मच। मिले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वन थिंग that my Hindi is not that much good. I'm not only civil or criminal lawyer, I am also advocating Punjabi. No, I'll mix it up because I know, हाँ जी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगी। तो let's talk about patriarchy first.
डॉक्टर साहब ने क्या सी डॉक्टर शेरगिल सेड कि nobody talks about patriarchy, but the patriarchy is the subject, is the base of everything, what I feel. अगर हम बेस से बात शुरू नहीं करेंगे, हाउ वुड यू वी टॉक अबाउट राइट्स, लाइबिलिटीज़, वो तो बड़ी बातें हैं, वो तो बाद की बातें हैं. अ स्पीकर बिफोर मी, नॉट बिफोर मी, लास्ट सेशन में कोई बोल के गए थे कि लॉ की जितनी मर्जी बातें करे जाओ, नोबडी विल अंडरस्टैंड. दैट्स ट्रू. नोबडी विल एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल हम उनको बेस क्लियर नहीं करते. द पैट्रियार्की इज द बेस. प्रॉब्लम इज देयर ओनली. हमारे घरों से शुरू हुई है प्रॉब्लम. एंड इवन आई हैव सफर्ड, यू ऑल हैव सफर्ड अ लॉट. अब हमने सबने देखा है, ऊंची नहीं हंसना, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं बात करती ना, ऊंची बोलना नहीं है, डजंट लुक नाइस, अच्छा नहीं लगता. तो वो अच्छा नहीं लगने के चक्कर में ना, जो हम सब पे जो मेंटली टॉर्चर किया गया ना, दैट वाज एक्चुअली डिफ़िकल्ट, है ना. जो हमारे दिमागों में समहाउ आज भी है कि ऐसा करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये वो, है ना. एंड मैं एक बात बता दूं कि मेरे पे ना पूरे पंजाब में एक फेमिनिस्ट का भी लेबल है. एंड फॉर दैट आई हैव सफर्ड समहाउ, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि नारीवाद या फेमिनिज्म, ये वर्ड ऐसे यूज़ किया जाता है. आई डोंट नो अदर देन पंजाब, बिकॉज पंजाब में तो मैं गुजर रही हूँ, आई हैव सीन, डेली देख रही हूँ मैं, आई हैव सीन अ लॉट कि अगर आपके नाम के साथ नारीवाद लफ्ज़ जुड़ रहा है या फेमिनिस्ट वर्ड जुड़ रहा है, तो वो एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है. ये नारीवादियों का इस पे क्या रिएक्शन है, ये नारीवादियाँ क्या बोल रही हैं, ये बोली कि नहीं बोली, मतलब किसी भी टॉपिक के यू सीन डेली अपने रूटीन में, अपने आसपास भी देख लो, नॉट ओनली सोशल मीडिया, अदर देन सोशल मीडिया, यू कैन सी कि ये हम पे एक गाली की तरह थोपा गया है. दो I proudly say yes, I am feminist. ना, तो let's talk about somehow legal points पे बात करते हैं. A speaker said हमारे पास property rights नहीं है. No, we have property rights. Since 2005 एक succession act में amendment हुई थी मैम. Since that हमारे पास property rights हैं. हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम अपने फादर के और हस्बैंड दोनों की प्रॉपर्टी में से शेयर ले सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज, कहाँ आ रही है प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम है. दैट इज नॉट लीगल प्रॉब्लम, दैट इज सोशल प्रॉब्लम. हमारे दिमागों में ये बिठा दिया गया, एंड दैट इज ट्रू एज वेल. ये हो भी रहा है कि जब कोई भाई से अपना शेयर मांगेगी लड़की, दैट मीन्स कि वो भाई कभी उससे बात नहीं करेगा. एंड दैट्स ट्रू, वी हैव सीन, हम आप आसपास में देख रहे हैं, और ये सब जगह हो रहा है. और साइकोलॉजिकली इवन वुमेन माइंडसेट सेज कि क्यों लेना हिस्सा, क्यों लेना, मैं मायके नहीं जा सकूंगी. और ये ऐसा भी है कि ससुराल में रहने के लिए उसको ऐसा लगता है कि मेरी एक साइड जो है स्ट्रांगली इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और उसको मायके के अलावा वो कोई दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए वो प्रॉपर्टी ले नहीं रही. ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं है. इंडियन फैमिलीज़ में कर्ता की पोजीशन हमेशा से लॉ में भी अदरवाइज भी मेल को दी गई है. सीनियर मेल मेंबर के पास कर्ता की पोजीशन रही है हमेशा से. लेकिन इन लास्ट ईयर 23 में एक केस था मनु वर्सेस संचिता, जिसमें कि ये एक जजमेंट आई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इवन फीमेल कैन बी करता इफ शी इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द फैमिली इन एब्सेंस ऑफ हर फादर. अगर उसके पिता नहीं हैं, शी कैन भी करता, और कर्ता के पास लीगली काफ़ी सारे राइट्स हैं, जैसे वो डिसीशंस ले सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ले सकते हैं, वो डिवीजन के, वो सक्सेशन के, काफ़ी सारे राइट्स कर्ता को लॉ ने ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो ऐसा है कि अगर हम क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, मैं थोड़ा वहाँ भी स्टेक रहना चाहूँगी, क्योंकि एग्रीकल्चर ये जो जगह है ना, मतलब ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आप रूरल एरिया में रियली जाके देखोगे, इट्स इजी टू से शहरों में काफ़ी बदलाव है, काफ़ी नहीं है, मतलब थोड़ा बदलाव है, आई वुड लाइक टू से थोड़ा बदलाव है. वी टॉक अबाउट बुक्स, we talk about our area, we talk about our experiences, but
द सिचुएशन इज समहाउ डिफरेंट। जब आप एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा उसके बाहर जाओगे, थोड़ा अपने एरा से बाहर जाओगे, यू विल रियलाइज कि सीनरी इज टोटली डिफरेंट। बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो आज भी स्पेशली इन रूरल एरिया आप देखोगे दे आर एजुकेटेड, ऐसा नहीं है। जबकि मैंने अनुपमा जी के जो रिसर्च थी उसमें थोड़ा पढ़ा भी कि एजुकेशन की थोड़ी कमी है, दैट्स ट्रू है भी, क्योंकि ज़्यादा एरिया में तो है ही कमी, लेकिन जो पढ़ी लिखी भी हैं इवन दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। इवन उनको भी नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकती हैं फर्दर, वो उनके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। इवन एजुकेटेड वुमेन इन सिटीज टू, उनको बहुत थोड़ी सी चीज़ें पता है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पता है, उनको मेंटेनेंस के बारे में पता है, उनको डाइवोर्स के बारे में पता है। दीज आर कॉमन थिंग्स जो हमें पता है, लेकिन उसके बीच में जो और भी रास्ते निकलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल who people who are educated, who are even uneducated, everybody has right कि उसकी अपनी एक कमाई हो, उसका अपना एक पैसा हो। देखिए ये बात कहने में अच्छी लगती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा काफ़ी कुछ होता है। दैट्स ट्रू, पैसा काफ़ी कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा है, only then you can maintain your dignity, only then you can think forward, you can able to know, you can able to learn more। बहुत कुछ है, not everything, बहुत कुछ है भी। तो उनको जो है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज आप अनुपमा जी ने इसकी शुरुआत की है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी शी कैन लीड अस इन फर्दर भी, कि हम कुछ ऐसा ज़रूर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काफ़ी स्पीकर्स बोले हैं, तो मैं थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड ज़रूर लेके जाऊँगी कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ मस्ट। काकड़ा बहन जी सिटिंग विद अस, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग अपॉन इट। उनके पास एक स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, जिसमें वो औरतों को जत्थेबंदक तरीके से आगे लेके भी जा रही हैं, उनको एजुकेट भी कर रही हैं, उनको बता भी रही हैं कि वो फर्दर क्या कर सकती हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज जो हम कर सकते हैं। अदरवाइज बातें करके यहाँ पे चले जाऊँगी, मैं भी चली जाऊँगी, बाकी स्पीकर्स भी चले जाएंगे, आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो हम मिल के ही कर सकते हैं ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई थी। डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग लॉज हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी वुमेन जो हैं ऑलरेडी अवेयर भी हैं उसके बारे में ना, जिसके लिए आप जिसे इन्होंने क्या रेस्क्यू कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, और मेंटेनेंस भी अवेलेबल है, और इवन अगर हस्बैंड के साथ आपको प्रॉब्लम है तो आप अलग से उससे रेजिडेंस भी ले सकते हैं ना। तो लेट्स कम बैक टू एग्रीकल्चर अगेन। जो एग्रीकल्चर है इसमें वाटर रिसोर्सेज से शुरू होके एग्रीकल्चरल लैंड तक अगर हम बातें करें तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसमें वुमेन आर टोटली अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, जिनको नहीं पता। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिस पे बात की जा सकती है, जिस पे इवन वुमेन मिनिस्ट्री ने ना, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने भी उस सब्सिडी के साथ उसमें जो है लोन्स देने स्टार्ट किए हैं, दे रहे हैं, काफ़ी देर से दे रहे हैं ना, तो वो तो ऑलरेडी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट लेवल पे भी कानून बने हैं, स्टेट लेवल पे भी कुछ ऐसे कानून बने हैं, लेकिन द थिंग इज़ अगेन कि उसको हम लोगों के बीच ना तो लेके जा रहे हैं, ना ही लोग उसको समझ पा रहे हैं। सो इन बातों पे विमेन, अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे बिल्स भी, इनफैक्ट 21 में एक बिल तैयार हुआ है, दैट इज़ फीमेल फार्मर्स बिल। वो अभी कंसेंट नहीं मिली है उसमें, ना अभी पास नहीं हुआ, लेकिन उस बिल में बहुत अच्छी, थैंक यू, बहुत अच्छी प्रोविजंस हैं कि वुमेन कैन टेक लोन, फाइनेंशियल हेल्प ले सकती हैं। उसमें इनफैक्ट वाटर रिसोर्सेज से लेके फर्दर आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, और उसमें अगर हम फर्दर बात करें फाइनेंशियल से लेके, वुमेन फेवर टेक्नोलॉजी,
जो वुमेन फेवर्ड टेक्नोलॉजी है, इट्स हार्ड टू, जैसे उन्होंने कहा वो पोस्टर गर्ल्स हैं जो डायरेक्टर पे दिखती हैं, यस, क्योंकि वो थोड़ी देर मॉडलिंग इज़ नॉट एवरीथिंग ना, तो वुमेन फेवर्ड टेक्नोलॉजी वी नीड दैट ना। तो अगर वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना भी चाह रहा है तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट दैट, और मुझे लगता है कि ऐसे अगर एक्ट्स बन जाएं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे फर्दर हमारे लिए। और अदरवाइज अगर हम वुमेन में काउंसलिंग की, नो डाउट काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन एट सिटी लेवल वुमेन कैन अप्रोच एट सिटी लेवल, मीडिएशन सेंटर्स आर एवरीवेयर, वो मीडिएशन सेंटर से हेल्प ले सकती हैं। एंड अबव ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि मेरी लॉ फर्म हम बिलो पॉवर्टी लाइन और सेक्शुअल हरासमेंट केसेस फ्री में लड़ते हैं। यू कैन अप्रोच अस, एनीबडी कैन अप्रोच अस अदरवाइज, है ना। वो मैंने इसलिए बात बता दी क्योंकि वो मुझे इशारा हो रहा है मुझे कि टाइम कम रह गया तो किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि वी ऑल हैव स्टोरीज, है ना। मेरे पास एक केस था, लड़की मोहम्मदन लॉ, मतलब मोहम्मदन फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड शी गॉट मैरिड, एंड लव मैरिज, अगेन वही बात, लव मैरिज थी, जो शी गॉट मैरिड विद अ हिंदू गाय। तो अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, जो मोहम्मदन एक्ट है उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि कोई भी जो किताबिया है, क्योंकि वो किताब वर्शिप करते हैं, कोई भी किताबिया है वो फायर वर्शिपर्स के साथ मैरिज नहीं कर सकता, दैट इज़ वाइड मैरिज। तो अब उस लड़की की शादी हो चुकी है, शादी से एक बेटी भी हो गई है, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, 7-8 साल बाद क्या हुआ कि हर हस्बैंड गॉट मैरिड अगेन। उसने तो शादी कर ली, अब वो पीछे आती है तो शी बिलोंग्स टू अ मोहम्मदन फैमिली, नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट हर ना। अब सोचिए कि अब कानून की, जो मैं कानून की बात करूं तो वी नीड रिफॉर्म्स, वी रियली नीड रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो हमारा होमली एटमॉस्फेयर्स है, चाहे वो गांव की बात है या शहर की बात है, वी नीड रिफॉर्म्स, सीरियसली वी नीड रिफॉर्म्स, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। अब उस लड़की के लिए आई एम प्रिपेयरिंग PIL सो दैट कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सके कि उस लड़की को फाइनली कोई जस्टिस मिल सके। एंड आई एम सीरियसली वरीड अबाउट हर, मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ना दिन रात सो नहीं पाई कितने दिन। जब मैंने उससे फर्स्ट टाइम बात की तो आई कुडंट स्लीप, मुझे ऐसे लगा कि इसका क्या कसूर है, बिकॉज शी हैज़ फेथ इन दैट मैन। तो वो अब ना तो बेचारी पीछे आ सकती, मोहम्मदन मैन तो कभी कोई और शादी ही नहीं करेगा, दे सेड कभी शादी नहीं करेगा, तो बच्ची भी नहीं है उसके पास, तो व्हाट, मतलब ऑप्शन क्या है ना। मुझे नहीं सूझा, कितने दिन नहीं सूझा, एंड आई कुडंट स्लीप फॉर मेनी डेज। अब एग्रीकल्चर में और बातें हैं, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, दिस इज़ द वाइडेस्ट टॉपिक आई फील। अगर वुमेन के बारे में बात करनी हो तो डिस्कशंस पैनल भी बिठाने चाहिए अनुपमा जी प्लीज़, तो ताकि कई व्यूज़ आए, है ना, हमारे पास, कि बातें हों, थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस भी हों, तो उसमें से निकले कुछ। मैं और काकड़ा बहन जी तो ऑलरेडी वी आर वर्किंग अपॉन दैट, हम काफ़ी गालियाँ भी खाते हैं खैर इस मसले में। तो वुमेन जो धरना लगा था, किसान धरना, द बिगेस्ट धरना हम सब ने देखा, उसमें पार्टिसिपेंट थे हम लोग, बीइंग वुमेन, हमारे लिए कुछ दिन भी रखे गए थे, खास दिन भी रखे गए थे, वुमेन डे भी है, वी हैव वुमेन डे, हाँ बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये कुछ दिन क्यों, वी नीड एवरी आवर, वी नीड एवरी मिनट, हमें भी उतना बोलने का मौका दिया जाए। हम जब इक्वेलिटी की बात करते हैं तो हम पे क्वेश्चन उठते हैं, किस चीज़ में इक्वेलिटी चाहिए आपको, पढ़ने तो दिया जा रहा है लड़कियों को आजकल, नो, पढ़ना नहीं है काफ़ी हमारे लिए, हम सच में पार्टिसिपेंट्स बनना चाहते हैं। अगर हम पढ़ भी रहे हैं, अगर हम इवन एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब आपने ये सुना तो होगा कि वो एक औरत का अगर हिसाब किया जाए
अगर उसकी पेमेंट का हिसाब किया जाए दैट वुड बी द लार्जेस्ट, है ना, जिसका कोई उसकी पेमेंट नहीं कभी होती। जो काम वो शुरू से लेके सुबह से लेके रात तक ज़िंदगी में शुरुआत से लेके एंड तक करती है, उसका कोई हिसाब नहीं दे पाएगा। हम करते हैं, हमारी माँओं ने किया, हमारी नानियों दादियों ने किया ना, लेकिन उनको कभी पेमेंट नहीं मिली। तो अगर फिर भी मैं लॉ का पॉइंट पे आती हूँ, अगर पेमेंट्स में प्रॉब्लम है तो पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट है हमारे पास, जिसमें हम जा सकते हैं। लेबर को प्रॉब्लम है तो लेबर कोर्ट्स में जा सकते हैं। वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट आई डोंट हैव टाइम सो हाँ जी, ये बातें हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, नो डाउट। बहुत सारी बातें हैं, दिस इज़ द वाइडेस्ट टॉपिक फॉर मी, बिकॉज इन टॉपिक्स पे मैं सबसे ज़्यादा मैंने काम भी किया है, फील्ड में भी किया है, पॉलिटिकली भी किया है, एंड प्रेजेंटली कर भी रही हूँ, हर जगह कर रही हूँ, लेकिन अनुपमा जी जितना नहीं किया काकड़ा जी जितना नहीं किया। यस, फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक्स। और तो क्या है, अगर किसी भी चीज़ की लीगल हेल्प आपको चाहिए हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो वेरी मच जी। Just to Rupant Kaur ji, to you as well as to you. One is Sakhi Center mein, are you getting cases of sexual harassment at workplace? And how do you deal with that? And is the government, we are supposed to have LCC committees in all the rural areas. So are you aware, has Punjab government set up these committees? Are they functioning? Do they know what they are supposed to do? That was one question. And the same question to you about are you getting cases of sexual harassment in the agriculture sector? Because we are all working in Telangana, lots of cases are there. We are on committees with government departments. In fact, I sit on the WDC in Telangana. But what about because we in our study have been discussing what is a workplace in agriculture. Where you go and work with some farmer on somebody else's land because they are workers. But how does the government frame it? Any experience with that to share? Gurupadesh ma'am, you are talking about the wage rate of women and wage discrimination. So how you look into that, the fragmented land holdings in Punjab with the small farmers and in the context of migration, like they are getting into that cheap laborers. So how you look into that, and what are the various factors which are contributing into that कि उन्होंने वही ज़्यादा prefer करते हैं rather than the domestic women's or men's are there. And the one question is that as you said, Ministry of Food and Processing are providing enough funds for in the Krishi Vigyan. So, but Punjab share is less. So, what are the reason behind that, and what are the hurdles the Punjab is facing right now? Thank you. ਅੜੋਰਾ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੋਂ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। Because there's a history in Punjab for women to do small scale industries and all that. I would like to know what kind of incomes are they getting per month? Because I run a KVK with one of the organizations we work with, and we are doing millet production. And you also mentioned, modern techniques you teach them. But what we have learnt is that the modern techniques, particularly Punjab has shown us to be very frightened. We are looking at postmodern techniques. We don't call them traditional. Actually, they're postmodern. How do you go beyond the chemical nexus that has been set up in our country? So there are new ways of working, and what we are finding across the country, lot of women are doing organic agriculture, but then they are getting fed with lot of extra work, or maybe not. That is in the process of being studied.
कितना ज़्यादा काम हो रहा, इतना काम होने से क्या उनका फ़ायदा हो रहा, अकॉर्डिंगली. बिकॉज इन आवर स्टेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दे आर नॉट अर्निंग मिनिमम वेज, बहुत सारा सिलाई. Whereas I think Punjab state is a little different, so maybe it will help us to understand how it works. ये बात करते हैं कि आपका बच्चा अगर आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, तो उससे पूछो, लेट दैट पर्सन काम कि क्या स्कीम्स हैं कि अगर हम लोग ने काम कर रहे हैं तो कि क्या चीज़ निकली हुई है. मैंने कहा उनको बोलो कि हुनर हाट डाल के देखो एंड यूल सी. मैंने वो स्लाइड्स मिस की हैं कि जो विलेज में बैठी हुई लड़कियां हैं वो जग गई हैं. बट ये एक थोड़ा सा ये क्या कहते हैं ना कि स्मॉल फ्रैक्शन है जो आता है. क्योंकि केवीके में भी मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है कि वो लेडी आती है जिसको ये लगता है कि मेरी इनकम कम है, और लैंडलेस से ज़्यादा आते हैं कि मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी देनी है. सिर्फ ये मोटिव के साथ ये आती हैं. और इनकम लेवल जो है मैम वो काफ़ी डिफरेंट हैं. इट मेन कैन बी मतलब जो जैसे हम लोग हनी में काम करते हैं उसमें तो आई थिंक 12 लाख पर एनम, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है. और कुछ जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में उसमें ये है कि मैन आवर्स भी उनके काम है. दे यूजली वर्क फॉर 2 to 3 आवर अ डे. उससे उतना काम किया, उससे वो काम करके दे आर गेटिंग. क्योंकि ये इस चीज़ में ना मैंने एक और चीज़ देखी है, क्योंकि बिकॉज आई एम रिलेटेड विद, मेरा एंटरप्राइज का काम नहीं, हम लोग न्यूट्रिशन पे भी बात करते हैं, काम करते हैं. अगर लेडी घर में बैठ के वो अपना सिलाई का काम कर रही है, कढ़ाई का काम कर रही है, तो वो अपने बच्चे को देख रही है कि वो स्कूल से आया, मैंने उसको कुछ देना है, सुबह कुछ दिया. कोविड में आई हैव सीन इट. कोविड में जब ये सारी हमारा हैंडीक्राफ्ट्स बंद हो चुका था, द लेडीज, वो संगरूर रोड पे है तो वो आर्मी कैंट में काम करने लगी. तो वहाँ पे एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. आप किसी के घर में काम करके आ रहे हो, थक के आ रहे हो, मे बी सो फुल टाइम किया है, 4 आवर्स का किया है, तो वो क्या कहते हैं कि मैडम मैं तो फिर 10 रुपये फड़ाते हुए कुरकुरे खा ला दूँ. कहीं वो दैट बच्चा, वो उसको कुछ खाना मिल रहा था, अगर खाना नहीं है, जैसे मिड डे वो शाम का वाला टाइम है ना, तो वो उसको कुछ बना के दे, उसको चूरी बना के दे रही है या समथिंग लाइक दैट, तो वो क्या चाहता है कि कुरकुरे खा ला या दाल भुजिया खा ला, तो नाल चाह पी ला. तो वो एक सर्कल जो चला जाता है. तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप जो है होम बेस्ड एंटरप्राइज में काम करो और उसमें मार्केटिंग करो. तो वो चीज़ें हैं. तो उसमें मैं मतलब आई ऑलवेज काउंट एज कि एक उनकी एक जो प्योर इनकम हो रही है, प्लस ये है कि वो साथ में अपनी फैमिली को कैसे देख रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि हमारे यहाँ जो मेल्स हैं वो शायद विमेन के साथ अब मतलब पहले नहीं करते थे हैंडीक्राफ्ट्स में, है ना, वो उनका नहीं था. तो हम लोग ने वी हैव ट्राई टू मेक मॉडल्स की जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं. दे आर रनिंग अ बुटीक ऑल्सो, दे आर रनिंग कोई क्राफ्ट बेस्ड वाला काम है. जब जैसे एग्जीबिशंस वाला काम है उसमें ये है कि मदर नहीं जा सकती क्योंकि बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स हैं, उनको देखना है, तो हस्बैंड इज गोइंग. जैसे मैंने अभी बात की थी, द हस्बैंड इज इन पटना सेलिंग द क्राफ्ट. उसको सिखाई है मैंने उसको बोला कि जब एग्जीबिशंस मिलेंगे ना तो वो कभी पूछ भी सकते हैं कि तुझे फुलकारी करनी भी है, कढ़ाई करनी भी आती है कि नहीं आती है. तो दैट पर्सन लर्नड. और वो चीज़ें ऐसी चली हैं. कुछ चीज़ें जैसे सिस्टम में हैं बट वी आर नॉट नोइंग इट. और ये चीज़ भी है कि हम सिस्टम से धीरे धीरे ही निकलेंगे ये सारी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं तो मुझे भी सब लोग हंसते थे कि फुलकारी की बड़ी बात करती है ये. तो वो चीज़ जो है ना कि आप एक शोरूम से उसको सड़क पे विलेज में ले आए हो कि वहाँ पे somebody can say कि हाँ मैं ये काम करके आई एम डूइंग समथिंग. ओके, थैंक यू. मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्क प्लेस हरासमेंट के केसेस जो हैं, येस वी गेट दैट केसेस. तो मोस्ट ऑफ जो थे ये पुलिस डिपार्टमेंट से हमें आए हैं. बहुत मतलब कि जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू उनके जो साथ में हैं कांस्टेबल्स या कुछ, उन्होंने हरास करना शुरू किया. मैम बोथ, यस, इट्स नॉट लाइक कि रूरल ही थी, यस बोथ थी. और जो हमने एक केस बहुत अच्छे से डील किया वो ये था कि वो हायर अथॉरिटी का पर्सन था और वो उस फीमेल को ऐसे हरास कर रहा था कि आई वांट एवरीवेयर यू. तो वो पंजाबी में उसको बोलता था कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ थोड़ा दब पैंदा है. तो जिथे भी मतलब जहाँ पे भी उसकी ड्यूटी लगती थी तो वो उसकी ड्यूटी साथ में लगाता था बिकॉज ही इज़ द हायर अथॉरिटी. तो उसमें फिर हमने
काउंसलिंग को इग्नोर करते हुए हमने उसको काउंसिल नहीं किया, वी टेक द एक्शन अगेंस्ट हिम, और वो सस्पेंड भी हुआ उस केस में. तो दैट्स आवर सक्सेस स्टोरी. अदरवाइज़ तो काउंसलिंग में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं. लाइक इंस्टा ग्रांट में आप कुछ उसको ट्रिगर कर रहे हो लड़की को, या उसकी पिक्चर है उसमें कोई कमेंटिंग कर रहे हो, दैट इज़ वेरी यूजुअल इन दीज डिपार्टमेंट्स. थैंक यू. मेरे को 2-3 क्वेश्चंस ने. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम यू आस्क्ड कि रूरल केसेस थोड़े को सैक्शुअल हरासमेंट या रेप्स दे आਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. I have number of POCSO, rape, sexual harassment, number of cases, but the problem is from rural area it's not that much correct figure जो हैं जो हो रहे हैं एक्चुअल में. The problem we are facing at the ground level, we are not getting that much cases, that's the truth. एक और बात, the Punjab is Jat dominating state basically. यहाँ पे एक आप औरत हो एंड दूसरा अगर आप शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, इट्स लाइक मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि उनके लिए कितना मुश्किल है. अगर वो खेत में कुछ फसल कुछ लेने भी जाती है, लेट्स से घास लेने भी जाती हैं, शी हैज़ टू सफ़र सेक्शुअल हरासमेंट एंड दैट्स अ ट्रुथ. कोई हम भागे माने ना माने, दैट्स अ ट्रुथ. उनको मानना पड़ता है, समहाउ उनको फेस करना पड़ता है. और प्रॉब्लम ये है कि ना तो उनमें इकोनॉमिकली इतनी हिम्मत है कि वो ऊपर तक पहुंच कर सके, और ना ही वो खुद चाहती हैं, बिकॉज इज्जत फैक्टर इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर इन रूरल एरियाज़. और शहरों में कुछ एजुकेटेड क्लास की लड़कियां ज़रूर हैं जो इनके खिलाफ ओपनली बोलती हैं, लिखती हैं, बात भी करती हैं, केसेस भी आते हैं. बट द सेम प्रॉब्लम आई वुड लाइक टू से कि ये प्रॉब्लम है ही है और पता नहीं अभी कितने देर और रहेगी. और दैट इज़ वाई आई वांट कि आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनकी आवाज़ें हैं, यू मस्ट लीड समहाउ कि कुछ ऐसी कैंपेन चले कि उन लड़कियों को नॉट ओनली राइट्स, उनको इतनी हिम्मत भी मिले कि वो अपनी बात लेके आगे आ सके. हम जैसे लोगों को वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम, लेकिन वो तो आए एटलीस्ट ना. एक मेरे पास क्वेश्चन था राइट ऑफ वुमेन, तुसी गल कीती सी है ना राजे, बिल्कुल सही है, तुसी ठीक कह रहे हो. मैं ये गल कही भी सी शायद उदों कि करता दी डेफिनेशन च कदे भी वुमेन नहीं सी आउंदी, ना तां पहलां आउंदी सीगी ते ना ही लॉ ने उहनूं रैकमेंड कीता सी. करता दी डेफिनेशन च 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ. ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਆ, ਬਲਕਿ 200% ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦੀ ਖੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣਾ. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਥੋਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ. ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ, ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਮ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਓਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਵੀਅੰਸ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹਰਡਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। रूपवंत कौर जी ने बेसिकली इनके पास भी सक्सेसफुल स्टोरीज़ और चैलेंजेस क्या हैं सखी सेंटर के, इस बारे में बहुत सारी मिसगाइडेड भी हैं, मिसलीडिंग भी होता है लॉज, उसके बारे में बातचीत की। हरमीत बराड़ ने ये बोला कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं घरों से, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कैसे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस होना और ऑर्गेनाइज़ करना ये सबसे एक बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में। इन्होंने ये भी बोला था कि हमारे में बहुत लेबलिंग होती है, नारीवादी बोला जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं। एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थी क्लारा जेटकिन, वो कम्युनिस्ट पार्टी में भी काम करती थी जर्मनी में। उनको जब लगा कि औरतों के मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो उन्होंने लेनिन के साथ एक इंटरव्यू की। ये बहुत माना जाता था कि नहीं ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो कई बार कम्युनिस्ट पार्टियों में वो डिस्कस भी नहीं होती थी। 2002 में हमने इसी यूनिवर्सिटी में उस इंटरव्यू को ट्रांसलेट किया पंजाबी में और बहुत बांटा। तो हमें लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस औरतों की एम्पावरमेंट के मुद्दों को लेके ऐसे इनिशिएटिव्स हमें चलाने चाहिए। सो इस सब के चलते मैं आपका सब स्पीकर्स का शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे सारी ऑडियंस का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत कायदे से हमारी बात सुनी, सबका शुक्रिया। थैंक यू। साहबान, मेहमान साहबान, पार्टिसिपेंट ते विद्यार्थियों, मैं थोड़े सन्मुख वोट ऑफ थैंक्स पेश करने लिए खड़ा होया, पर मेरा समा जिहड़ा 15 मिनट आ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਲ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ 40,000 ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਰੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਤੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ
ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਨ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਨ 1 ਮੰਥ 1 ਵੀਕ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਚੱਲੂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਫੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਰੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਰੇ ਜੌਂ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਟਿੱਕਾ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਝੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਪੈਰ ਘੁੱਟੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਬੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ 7 ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਸ ਦੀ ਜੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਸਪਿਨਸਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਬੈਚਲਰ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਖਰੇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਨਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਕਦੀ ਸਰਨੇਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੋਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੋਡ। ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੋਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੋਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਸੋ ਨਿੱਜ ਵੱਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ 5 ਸੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਸੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਸੱਸਾ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਸਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹ 5 ਸੱਸਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਐਸ 'ਤੇ ਕੌਂਸਨਟਰੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 1091 ਜਾਂ 1098 ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1091 ਤੇ 1098 ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 1098 ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ TV ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਲਾ ਕੇ ਗੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਟ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ TV ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PCOD ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਟ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ TV ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਰਜਾਈ ਨਣਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ 99% ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਫੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਕਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਮਨ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮੁੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ, ਐਕਸਪਰਟ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਪੂਰਵਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਮਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।